नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस प्यारे से सेशन के अंदर दृष्टि बेच का ये प्यारा सा बेटा लेक्चर। अभी तक हमने क्लास 9 के स्टार्टिंग के बहुत सारे चैप्टर्स जो हैं वो इस बेच की अलग अलग क्लासेस में हमने क्या कर लिए हैं, डिस्कस कर लिए हैं। और आज हम शुरू करेंगे हमारा आज का जो टॉपिक है, जिसमें हमारा जो चैप्टर निकल करके आ रहा है वो है हमारा हम बीमार क्यों होते हैं। ठीक है, हाउ डू वी फॉल इल। ठीक है, इसके बारे में हम क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। तो ये जो पूरा की पूरा चैप्टर है बेटा, वो हमारे आज के सेशन के अंदर क्या होगा, कंप्लीट होगा। वो पूरा की पूरा जो चैप्टर है वो हम वन शॉट के अंदर क्या करेंगे बेटा, कंप्लीट करेंगे। ठीक है, वन शॉट मतलब हमारे इस एक अकेले लेक्चर के अंदर ही ये पूरा की पूरा जो चैप्टर है वो क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। इस पूरे चैप्टर के अंदर बहुत सारे अलग अलग हमारे पास में टॉपिक्स निकल करके आएंगे। जैसे सबसे पहले हम स्टार्टिंग में डिस्कस करेंगे इस पूरे के पूरे चैप्टर का जो एक इंट्रोडक्शन वाला पार्ट होता है, परिचय के बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद में हम देखेंगे स्वास्थ्य का महत्व, स्वास्थ्य क्या होता है, हेल्थ क्या होती है और हेल्थ की हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंस है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। हमारी पर्सनल अगर हम बात करें तो व्यक्तिगत हमारे पास में क्या हेल्थ से रिलेटेड समस्याएं हैं या फिर सामुदायिक तौर पर क्या अलग अलग समस्या है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, समुदाय के तौर पर क्या समस्या है, स्वस्थ रहने और रोग मुक्त रहने के बीच में क्या डिफरेंस है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। रोग के प्रकार कौन कौन से होते हैं बेटा, ये हम पढ़ेंगे। और हमारे पास में अगला टॉपिक निकल करके आएगा रोग के कारक, किसकी वजह से रोग होते हैं, रोग कारक के आधार पर रोग के अलग अलग प्रकार होते हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, इसके अलावा एक बहुत ही फेमस हमारे पास में डिजीज आती है पेप्टिक बर्न करके, इसके बारे में हम क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। और विभिन्न प्रकार के जो संक्रामक कारक होते हैं, अलग अलग संक्रामक हमारे पास में कारक होते हैं संक्रामक रोग के, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर इन सब के बारे में पढ़ने के बाद में हमारे पास में एक मेडिसिन आती है जिसे हम बोलते हैं एंटीबायोटिक या प्रतिजैविक। ये दवाई कैसे बनी, ये दवाई कैसे बनी है, इस दवाई की कार्य प्रणाली कैसे है, ये दवाई कैसे काम करती है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। रोग किस तरह से फैलते हैं, किस कारण से फैलते हैं, उनके फैलने के जो अलग अलग कारण है, जो साधन है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और हमें बीमार करने वाले जो अलग अलग सूक्ष्मजीव है उनके बारे में हम क्या करेंगे बेटा, पढ़ेंगे। ठीक है, कहानी समझ में इतनी आ रही है। इन सबके साथ में पढ़ते पढ़ते हमारे पास में क्या होगा, ये जो पूरा की पूरा जो चैप्टर होगा वो क्या होगा बेटा, फिनिश होगा। ठीक है, तो आज हमारे पास में इस पूरे के पूरे सेशन के अंदर ये अलग अलग कुछ टॉपिक्स रहने वाले हैं। सबसे पहले तो कुछ नॉर्मल सी इंपोर्टेंट सी क्या कर रहे हैं बेटा, बातें कर रहे हैं। कुछ सामान्य सी हमारे पास में क्या है, बातें हैं, महत्वपूर्ण सारी की सारी बातें हैं, इसलिए इनको सारी की सारी बातों को ध्यान से सुनिएगा। जो बेटा हमारे ह्यूमन की अगर हम बात करें, मानव समुदाय में जो स्वास्थ्य है और रोग की अगर हम बात करें तो ये हमारे लिए आज के समय पर एक बहुत बड़ा शब्द है। हेल्थ या फिर डिजीज, ये जो शब्द है ये एक बहुत बड़ा हमारे पास में क्या है, शब्द है। इसका उदाहरण आप कुछ ही समय पहले जब कोरोना बीमारी आई थी तब भी आपको पता चला था। ठीक है, कि भाई ये जो हेल्थ है या फिर जो डिजीज वाली जो बातें होती है वो कितनी ज्यादा भयंकर होती है, कितनी ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा हमारे लिए क्या होता है, इंपॉर्टेंट कारक होता है। स्वास्थ्य और रोग की अगर हम बात करें तो इसका सीधा सिंपल सा मतलब ये होता है बेटा, इसका सीधा सिंपल सा मतलब ये होता है, स्वास्थ्य और रोग की अगर हम बात करें कि भाई स्वास्थ्य का मतलब ये कि हमारी जो बॉडी है वो क्या करे, एकदम सिस्टमेटिक तरीके से काम करे, इसी को हम क्या बोल देते हैं, स्वास्थ्य, इसी को हम क्या बोल देते हैं, हेल्थ बोल देते हैं। रोग का मतलब क्या होता है, ऐसी कंडीशन जिसके कारण हमारा जो शरीर है वो किसी भी प्रकार की क्या महसूस करेगा, असुविधा महसूस करेगा, या तो हमें काम करने में दिक्कत आ रही है, ठीक है, या फिर हमारे शरीर के अंदर होने वाली अलग अलग प्रक्रियाओं में क्या हो रही है, कोई बाधा आ रही है, तो उसी कंडीशन को हम नाम दे देते हैं, वो क्या है, डिजीज की कंडीशन है या रोग की हमारे पास में क्या है, अवस्था है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। हमें पता है कि जो कोशिकाएं होती हैं वो सजीवों की क्या होती है, मौलिक इकाई होती है। ये ऑलरेडी आप फर्स्ट चैप्टर में पढ़ भी चुके हैं कि कोशिकाएं जो होती है, जो सजीव होते हैं वो कोशिकाओं से मिलकर के बने हुए होते हैं, इसलिए हमारी जो मौलिक इकाई होती है वो क्या होती है बेटा, कोशिका होती है। कोशिका के अंदर अलग अलग क्या पाए जाते हैं, रासायनिक पदार्थ, जैसे प्रोटीन होता है कोशिकाओं के अंदर, कार्बोहाइड्रेट होता है, और इसके अलावा वसा के साथ में लिपिड, ये चीजें क्या होती है, कोशिका के अंदर पाई जाती है। ठीक है, और कोशिका जो है वो एक क्रिया स्थल की तरह क्या करता है, काम करता है। मतलब हमारे शरीर के अंदर होने वाली जो अलग अलग प्रकार की क्रियाएं हैं वो कहां पर होती है, कोशिका के अंदर होती है। इसलिए हम बोलते हैं कि हमारी जो कोशिका है बेटा वो क्या है, एक क्रिया स्थल है।
जिसके अंदर कुछ ना कुछ क्या होती रहती है, क्रियाएं हमेशा होते रहती है। कोशिकाओं में जटिल प्रक्रियाएं एवं कुछ न कुछ मरम्मत का काम हमेशा चलता हुआ रहता है और नई कोशिकाएं क्या होती रहती है, बनते रहती है। हमारे अंग अथवा ऊतकों में बहुत सारी अलग अलग प्रक्रियाएं चलते रहती हैं, जैसे हृदय का धड़कना हो गया है, हमारे फेफड़े क्या कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं, वृक्क के अंदर, किडनी के अंदर से क्या हो रहा है, यूरिन का फॉर्मेशन हो रहा है। ये सारी की सारी जो प्रक्रिया हैं ये क्या होती है, संबंधित है, एक दूसरे से क्या होती है, रिलेटेड होती है, एक दूसरे से संबंधित होती है। यदि इन प्रक्रियाओं के अंदर कोई बाधा आती है तो उसी सिचुएशन को हम क्या नाम दे देते हैं बेटा, डिजीज हमारे पास में नाम होता है। तो स्वास्थ्य का मतलब क्या है, स्वास्थ्य का मतलब होता है अच्छा रहने से, ठीक है, हमें अच्छा फील हो, हम अच्छे रहें, उसी कंडीशन को हम क्या बोल देते हैं, स्वास्थ्य बोल देते हैं। तो स्वास्थ्य का जो अर्थ है वो होता है बेटा अच्छा रहना, अच्छा रहने से इसका हमारे पास में इसका मीनिंग निकल करके आता है, ठीक है। और इस अच्छेपन की अगर हम बात करें, इस अच्छापन का अर्थ होता है कि हमारी बॉडी एक इफेक्टिव क्या करे, काम करे, पूरी क्षमता से काम करे, तो हम बोल देते हैं कि भाई स्वास्थ्य क्या है, अच्छा है। यदि हमारी बॉडी एकदम फुल इफेक्टिवनेस से पूरे एफर्ट्स के साथ में अगर काम नहीं कर रही है, ठीक है, हमें शारीरिक तौर पर मतलब हमारे शरीर के अंदर थकान लग रही है, या फिर हमारा जो विचार है, हमारी जो मानसिक कंडीशन है, हम कहीं और सोच रहे हैं, काम हमारा कुछ और हम कर रहे हैं और हम सोच कुछ और रहे हैं, तो हम बोलेंगे कि हमारी क्या है, मेंटल स्वास्थ्य जो है, जो मानसिक अवस्था है वो ठीक नहीं है। शरीर अगर थकान महसूस कर रहा है तो भाई शारीरिक अवस्था ठीक नहीं है, ठीक है। तो यदि हम हमारे काम को अच्छे तरह से नहीं कर पा रहे, प्रभावी तरीके से नहीं कर पा रहे, ठीक है, तो ये हमारे पास में किससे संबंधित होगा, हमारे स्वास्थ्य से संबंधित होगा। क्लियर। तो स्वास्थ्य का एक सिंपल सा मीनिंग निकल करके आया अच्छा रहना या प्रभावी काम को कर पाना, अच्छे से काम को कर पाना, इसी को हम क्या बोल देते हैं बेटा, स्वास्थ्य बोल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हम हमारी दादी के लिए बाजार जाने की अगर बात करें, बाजार जाना या फिर आस पड़ोस में जाने योग्य होना, ये उनके लिए क्या है, अच्छे स्वास्थ्य का प्रतीक है। हमारी दादी बाजार तक जा रही है, मंदिर तक जा रही है, आस पड़ोस में जा रही है, प्रॉपर चल रहे हैं, प्रॉपर इधर उधर जा रहे हैं, तो ये क्या है, एक अच्छा स्वास्थ्य है उनका, इसी की बदौलत वो क्या है, जा पा रहे हैं इधर उधर सारी की सारी जगहों पर। क्लियर है। यदि हम हमारी बात करें, हम क्लास के अंदर अच्छे से भाई साहब मन लगाकर पढ़ने की हमारे पास में क्या है, हमारा मन हो रहा है, अच्छे से मन लगा करके हम क्या कर रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं, हम अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, हम अपनी फीलिंग्स को बता पा रहे हैं, पढ़ने में हमारी क्या है, इंटरेस्ट है, हमारे काम में हमारा क्या है, इंटरेस्ट है, तो हम बोलेंगे कि हमारी कंडीशन, हमारा स्वास्थ्य क्या है, अच्छा है। हमारा मन नहीं लग रहा पढ़ाई में, हमारे नींद आ रही है, हमें पढ़ने का मन ही नहीं हो रहा है, तो हम बोलेंगे कि भाई हमारा स्वास्थ्य क्या है, अच्छा नहीं है। ठीक है। हर छोटी सी छोटी जो बात होती है वो किससे संबंधित होती है, स्वास्थ्य से संबंधित होती है। हर छोटी बात स्वास्थ्य से क्या होती है, संबंधित होती है। क्लियर है बेटा। चलिए नेक्स्ट कंडीशन ये आती है बेटा, नेक्स्ट कंडीशन ये आती है कि हमारे पास में जो व्यक्तिगत स्वास्थ्य होता है, स्वास्थ्य, इसके लिए सामाजिक समानता बहुत ज्यादा क्या होती है, आवश्यक होती है। किसी भी व्यक्ति की पर्सनल अगर हेल्थ की अगर हम बात करें तो उसके ऊपर बेटा हमारी सामाजिक जो समानता होती है, समाज के अंदर इक्वलिटी की जो कंडीशन चलती है, वो होना क्या होता है, बहुत जरूरी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, आपके लिए आपका आसपास का जो आपका क्लास का इन्वायरमेंट है वो बहुत ज्यादा क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। या किसी बच्चे के लिए बेटा उसकी क्लास का जो इन्वायरमेंट है वो बहुत ज्यादा क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। कोई बच्चा क्लास में अगर बैठा हुआ है और यदि उसके आस पड़ोस वाले मित्र या फिर उसके क्लासमेट्स क्या कर रहे हैं, उसको किसी प्रकार से परेशान कर रहे हैं, उसकी मदद नहीं कर रहे हैं, उससे कोई बात नहीं कर रहा है, उसको कॉपी की जरूरत है, हेल्प की जरूरत है, कोई देना पसंद नहीं कर रहा है, इससे क्या होगा कि उस बच्चे के अंदर क्या आएगी, अलग तरह की फीलिंग्स आएगी। उसको अंदर से ये लगने लगेगा कि भाई कोई मेरा साथ नहीं देता है, तो वो मेंटली मानसिक तौर पर उसके अंदर जो विचार है वो क्या होने लगेंगे, बदलने लगेंगे। और इस वजह से हम बोल सकते हैं कि भैया उसका जो मानसिक स्वास्थ्य है उसके ऊपर क्या पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा। मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर क्या पड़ेगा, उसके प्रभाव पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसको ये लगेगा कि यार कोई भी मेरा साथ नहीं देता, कोई भी मेरे लिए मदद नहीं करता, कोई मुझसे बात करना पसंद नहीं करता, मेरे अंदर कुछ कमी है, मैं ऐसा क्यों हूं, मैं वैसा क्यों हूं। उसके अंदर ही अंदर ये थॉट, ये विचार चलने लगेंगे और ये उसके अंदर मानसिक उसकी जो स्वास्थ्य है उसके को क्या करेंगे, प्रभावित करेंगे। तो एक व्यक्ति का जो स्वास्थ्य है उसके ऊपर उसके आसपास का जो समाज है
उन लोगों का, सामाजिक लोगों का, समाज के लोगों का क्या पड़ता है बेटा, प्रभाव पड़ता है। इसलिए सामाजिक जो लोग हैं उनमें ये भावना होने चाहिए कि हम सबके लिए एक समान व्यवहार करें, मतलब समानता रखें सबके लिए। क्लास के अंदर जितने भी बच्चे हैं वो सब अपने क्लासमेट्स हैं, तो सबके साथ में हम क्या रखें भाई साहब, इक्वल बिहेवियर रखें। ठीक है, क्योंकि अगर हम सामाजिक समानता नहीं रखेंगे, इक्वल बिहेवियर नहीं रखेंगे, तो किसी पर्सनल व्यक्ति के ऊपर उसका क्या पड़ेगा बेटा, असर पड़ेगा, उसका असर पड़ेगा। ठीक है, तो यही चीज हमारे पास में निकल करके आती है कि स्वस्थ रहने के लिए हमें क्या रहना जरूरी है, प्रसन्न रहना आवश्यक है। यदि किसी से हमारा व्यवहार ठीक नहीं है और एक दूसरे से हम डर रहे हैं, तो हम प्रसन्न या फिर स्वस्थ नहीं रह सकते। इसलिए बेटा व्यक्तिगत स्वास्थ्य, पर्सनल हेल्थ के लिए हमारे समाज के अंदर इक्वलिटी या फिर समानता बहुत ज्यादा क्या है, आवश्यक हो जाती है। समानता बहुत ज्यादा आवश्यक हो जाती है। ठीक है, क्लियर है। स्वास्थ्य जो है वो किसी व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक या सामाजिक जीवन क्षमता की पूर्ण रूपेण समन्वित स्थिति है। स्वास्थ्य का मतलब ये नहीं है कि आप अच्छे से बिहेवियर, मतलब अच्छा रह रहे हो, आपको कोई बुखार नहीं है, आपको दर्द नहीं हो रहा, इसका मतलब स्वास्थ्य नहीं होता। स्वास्थ्य का मतलब पूरा की पूरा हमारी हेल्थ कंडीशन के अंदर हमारी फिजिकल हेल्थ भी आ रही है, मतलब हमारा पूरा शरीर क्या है, स्वस्थ है, हमारी मेंटल कंडीशन भी क्या है, अच्छी है, हमें सामाजिक तौर पर भी लोगों से क्या मिल रहा है, प्यार मिल रही है, सद्भावना मिल रही है, अच्छी चीजें मिल रही हैं। ठीक है, तो ये हमारे ओवरऑल क्या बनाता है, हमारा हेल्थ बनाता है, हमारे स्वास्थ्य को बनाता है, इन ये सारी की सारी चीजें मिलकर के। ठीक है, और कोई भी व्यक्ति बेटा इसे स्वयं ही पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं कर सकता। कोई भी व्यक्ति अगर चाहे कि उसे हर तरह का क्या मिल जाए, सुख मिल जाए, हर तरह का उसको क्या मिल जाए, चीजें मिल जाए, तो ये उसके लिए संभव नहीं है, वो प्राप्त नहीं कर सकता। सभी जीवों का जो स्वास्थ्य होता है उसके आस पड़ोस अथवा उसके आसपास के पर्यावरण पर क्या होता है, आधारित होता है। ठीक है, मानव समाज में रहता है और हम क्या है बेटा, सामाजिक लोग हैं, तो सामाजिक पर्यावरण हमारे स्वास्थ्य के ऊपर क्या करता है, बहुत ज्यादा असर डालता है। समाज या सामाजिक जो पर्यावरण है, समाज के लोग हैं, इनका हमारे प्रति जो बिहेवियर है वो हमारे हेल्थ के ऊपर बहुत ज्यादा क्या करता है, इफेक्ट डालता है। ठीक है, इसलिए हम बोलते हैं कि हमारे पास में जो समाज है इसके अंदर क्या होना चाहिए, एक समानता का एक नेचर होना चाहिए, व्यवहार हमें देखने को मिलना चाहिए। क्लियर है। चलिए, एक और थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, जो सामुदायिक स्वच्छता है ये व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए क्या होती है, महत्वपूर्ण होती है। हम जहां रह रहे हैं, हमारे आसपास का जो पूरा की पूरा माहौल है, हमारा घर, हमारा मोहल्ला, ये हमारा क्या है, एक सामाजिक पूरा की पूरा हमारा पूरा की पूरा क्या है, वातावरण है। तो हमारा जो सामाजिक पूरा की पूरा वातावरण है, पूरा सामाजिक माहौल जो है, उसमें स्वच्छता होनी चाहिए, विचारों की स्वच्छता होनी चाहिए, व्यवहार की स्वच्छता होनी चाहिए, रहन सहन की भी क्या होनी चाहिए, स्वच्छता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कॉलोनी तो बहुत अच्छी है लेकिन एक दूसरे से कोई बोलचाल ही नहीं है। ठीक है ना, एक दूसरे को कोई बोलचाल ही नहीं, कोई पूछ खबर ही नहीं है कि भाई कोई मुसीबत में है या फिर किसी को कोई प्रॉब्लम है। तो स्वच्छता का मतलब ये कि भाई हर तरह से वहां पर क्या होनी चाहिए, अच्छी कंडीशंस होनी चाहिए। ठीक है, साफ सफाई भी हो, एक दूसरे के प्रति अच्छा व्यवहार हो, ये सारी चीजें अगर अच्छी होगी तो किसी भी व्यक्ति का जो व्यक्तिगत जो स्वास्थ्य है वो क्या रहेगा, अच्छा रहेगा। तो हमारी जो सामाजिक आसपास का जो पूरा की पूरा स्वच्छता होती है उसका किसी भी व्यक्ति के स्वास्थ्य के ऊपर, हेल्थ के ऊपर क्या पड़ता है, अच्छा असर पड़ता है। इसलिए हम बोलते हैं कि सामुदायिक जो स्वच्छता होती है बेटा वो व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए क्या होती है, महत्वपूर्ण होती है। और सामुदायिक स्वच्छता का मतलब सिर्फ साफ सफाई नहीं बेटा, विचारों की भी शुद्धता होनी चाहिए, एक दूसरे के प्रति व्यवहार भी अच्छा होना चाहिए। ओवरऑल हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो स्वच्छता का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ साफ सफाई होना चाहिए ना, ओवरऑल कंडीशन की हम बात कर रहे हैं, विचार और सारी की सारी बातों की हम चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, अगर हमसे कोई पूछे कि भाई रोग क्या होता है, रोग की डेफिनेशन क्या हो सकती है, स्वास्थ्य की तो हमने बात की, स्वास्थ्य का मतलब होता है अच्छा रहना, या फिर हम हमारे शरीर से एकदम प्रभावी काम कर पाए, इफेक्टिव वर्क कर पाए, उसको हम बोलते हैं स्वास्थ्य। लेकिन रोग क्या होता है, रोग का मतलब क्या होता है बेटा, जो रोग है इसी को हम व्याधि भी बोलते हैं, इसी को हम विकार भी बोलते हैं। ठीक है, रोग को ही हम व्याधि बोल सकते हैं, विकार बोल सकते हैं, इंग्लिश में डिजीज बोल सकते हैं। इसका अर्थ होता है बाधित आराम, इसका अर्थ होता है हमारे पास में बाधित आराम, या फिर हमने इसे बोल दिया असुविधा। यदि हमारे शरीर को, हमारे शरीर के अंदर किसी भी प्रकार से क्या हो रही है, असुविधा हो रही है,
ठीक है, हमारी जो एक नॉर्मल कंडीशन है, जो हमारी आरामदायक कंडीशन है, उससे हटकर अगर हमारे शरीर के अंदर कुछ हो रहा है, कोई ऐसी स्थिति बन रही है, तो हम बोल देते हैं वो हमारे लिए क्या है, रोग है। जैसे हमारी आरामदायक सिचुएशन में अगर किसी को सिरदर्द हो रहा है तो उसके आराम में क्या है, खलल है, तो वो सिरदर्द होना भी क्या है, एक प्रकार का रोग हो गया। सिर दर्द होना ये क्या हो गया, एक प्रकार का रोग हो गया। क्लियर है ना? तो रोग का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, बाधित आराम या असुविधा हमारे पास में होता है। या फिर हम अगर देखें कि जीवित प्राणी और पौधों के शरीर या उसके किसी भाग की ऐसी स्थिति जो सामान्य कार्य प्रणाली को क्या कर दे, बाधित कर दे, और आमतौर पर विशिष्ट संकेतों और लक्षणों के द्वारा क्या हो, प्रकट हो, तो उसी को हम क्या बोल देते हैं, रोग या फिर व्याधि, हम उसका नाम रख देते हैं। ऐसी सिचुएशन जिसमें हमारे शरीर की कोई कार्य प्रणाली क्या हो जाए, बाधित हो जाए, ठीक तरह से वो काम ना हो। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए कोई भाई सांस नॉर्मल तरीके से नहीं ले पा रहा, उसकी सांस की स्पीड क्या हो गई है, बढ़ गई है। जब वो सांस ले रहा है तो उसको क्या आ रही है, खांसी आ रही है। तो सांस लेने की एक नॉर्मल प्रक्रिया चलती है, लेकिन उस प्रक्रिया में क्या हो गया, बदलाव हो गया, स्पीड क्या हो गई है, बढ़ गई है, उसमें क्या देखने को मिल गया, खांसी भी आ रही है। तो जब एक सामान्य कार्य प्रणाली में, शरीर की एक सामान्य प्रक्रिया में कुछ अलग हमें क्या हो, देखने को मिल जाए, कोई अलग लक्षण देखने को मिल जाए, कोई संकेत देखने को मिल जाए, जैसे खांसी आना, या फिर उस प्रक्रिया को होने में, उस प्रक्रिया के होने के तरीके में क्या हो जाए, बदलाव हो जाए, तो इसी को हम बोल देते हैं वो क्या है, बीमारी है या फिर रोग है, व्याधि है या विकार है। ठीक है, उसी को हमने बोल दिया है रोग या व्याधि, उसका हमने नाम रख दिया। क्लियर है? ये आपसे यहां पर क्या पूछा जाता है, डेफिनेशन ये वाली पूछी जाती है, इसलिए इसको क्या करना है बेटा, आपको ध्यान रखना है। इस डेफिनेशन को आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। क्लियर है? चलिए आगे की तरफ अगर हम देखें कि हमारे आसपास के जो अलग अलग बीमारियां होती, जो रोग होते हैं, इसके अंदर मेजरली बेटा दो अलग अलग हमारे पास में क्या चलते हैं, प्रकार चलते हैं। सबसे पहला हमारे पास में प्रकार होता है जिसे हम बोलते हैं तीव्र रोग, या फिर हम इसी को बोल देते हैं क्या है, ये प्रचंड रोग है। तीव्र बोल दिया या फिर हमने बोल दिया है क्या, प्रचंड। ऐसे रोग, ऐसी बीमारियां जो हमारे शरीर के अंदर कम समय के लिए रहे, नॉर्मल समय के लिए रहे, 2 दिन 4 दिन 5 दिन तक उसका क्या रहे, असर रहे। ठीक है, असर रहे, या 1 सप्ताह तक उसका क्या हो, असर रहे। ठीक है, असर तुरंत करे, फास्ट असर है, तुरंत हमें क्या कर रहा है बेटा, बीमार कर रहा है, लेकिन असर जो है वो कम समय के लिए कर रहा है। हफ्ते 10 दिन के अंदर हम क्या हो रहे हैं, ऑटोमेटिकली ठीक हो रहे हैं। तो ऐसे रोगों को हम बोल देते हैं ये क्या है, तीव्र रोग, या फिर हमारे पास में ये प्रचंड रोग हो गए। जैसे सर्दी जुकाम अगर हमें हुआ तो बेटा ये 5-7 दिन में अपने आप क्या हो जाता है, सही हो जाता है। तो ये क्या हो गया, हमारे पास में तीव्र रोग हो गया या प्रचंड रोग हो गया। तो ये मतलब सही भी, ठीक भी जल्दी हो गया, और इसका जो असर है, इसका जो सिम्टम है, नाक बहना, खांसी होना, हल्का सा फीवर आना, ये भी क्या होता है, एकदम तुरंत आपको देखने को मिलता है। तो लक्षण भी जल्दी दिखाई दे और लक्षण खत्म भी क्या हो जाए, जल्दी हो जाए। ऐसे रोगों को हम बोल देते हैं ये क्या होते हैं, तीव्र रोग। जैसे हमारी खांसी हो गया, सर्दी जुकाम हमारे पास में ये हो गया, तो ये किसके अंदर आते हैं, हमारे तीव्र रोग के अंदर आते हैं। लेकिन कुछ ऐसे रोग होते हैं बेटा जो लंबे समय तक क्या होते हैं, रहते हैं शरीर के अंदर, या फिर एक बार अगर ये हो गए तो इनका जो असर है वो शरीर के ऊपर वर्षों तक रहेगा, बहुत वर्षों तक रहेगा। तो ऐसे रोगों को जो लंबे समय तक रहते हैं, लंबे समय तक रहे, लंबा उत्तर जब आप लिखते हो तो उसको हम बोलते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तर बोलते हैं। तो लंबे के लिए हमने कहा भाई दीर्घ हमारे पास में क्या हो गया, शब्द आ गया। समय के लिए हिंदी में शब्द आ जाता है क्या, काल। तो जो लंबे समय तक रहे उस रोग को हम बोल देते हैं वो क्या हो गया है, दीर्घकालिक रोग हमारे पास में हो चला है, उसका हमारे पास में नाम हो जाता है दीर्घकालिक रोग हो जाता है। क्लियर है? 2 अलग अलग डेफिनेशंस आपसे पूछी जाती है। पहली चीज तो पूछा जाता है कि भाई रोग के प्रकार कितने होते हैं, तो 2 प्रकार हो गए। एक है हमारा तीव्र रोग, या इसी को हमने बोला है ये क्या है, हमारा प्रचंड रोग हमारे पास में हो चला है। ऐसे रोग जिनकी अवधि क्या होती है, कम होती है, मतलब इन रोगों का शरीर के ऊपर असर कम समय तक रहता है, बहुत कम समय तक असर रहता है। ठीक है, 5-7 दिन 10 दिन तक असर रहता है। इस तरह के रोगों को तीव्र रोग या प्रचंड रोग हम बोल देते हैं। तीव्र रोग जो होते हैं वो बहुत कम समय तक रहता है, इसलिए इसे हमारे स्वास्थ्य के ऊपर असर डालने का ज्यादा समय नहीं मिल पाता।
जैसे यदि आपको खांसी जुकाम अगर हुआ है तो ये 1 हफ्ते में क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और ऐसा नहीं है कि जो हमें आज खांसी जुकाम हुई है इसका असर हमारे शरीर में और कभी हमें देखने को मिले ना, ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये तुरंत क्या हो जाता है, ठीक हो जाता है। लेकिन जो दीर्घकालिक रोग होते हैं ये ऐसे रोग होते हैं जो लंबी अवधि तक अथवा हो सकता है कि भैया जीवन भर हमारे शरीर के अंदर रहें। ऐसे रोगों को दीर्घकालिक रोग हम बोलते हैं। दीर्घकालिक रोग लंबे समय तक क्या होते हैं बेटा, रहते हैं, इसलिए ये हमारे स्वास्थ्य और शरीर के अंगों को प्रभावित कर सकते हैं। हमारे हेल्थ को या हमारे शरीर के दूसरे अंगों को क्या कर सकते हैं, ये प्रभावित कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए बेटा किसी को अगर एड्स की बीमारी हो गई, HIV की बीमारी हो गई, HIV की बीमारी एक बार हो गई शरीर के ऊपर लंबा उसका असर रहेगा HIV की बीमारी का। मान लो भाई किसी को क्या हो गया है, TB की बीमारी हो गई। TB की बीमारी बेटा लंबे समय तक आपको अगर देखने को मिल रही है तो उसका असर आपके फेफड़ों पर पड़ जाएगा, ठीक है, फेफड़ों के ऊपर उसका क्या हो जाएगा, असर पड़ जाएगा। जैसे एक बीमारी होती है हमारे पास में एलिफेंटाइसिस हमारे पास में बीमारी होती है, या फिर इसी को हम बोलते हैं फिलीफॉर्म रोग, इसका हमारे पास में नाम होता है, फिलीफॉर्म रोग होता है। इसमें क्या होता है, तो जो पेशेंट होता है उसका जो एक पैर होता है वो क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा स्वेल हो जाता है, सूज जाता है। और जब ऐसी कंडीशन हो जाती है तो ये लंबे समय तक ये बीमारी शरीर के अंदर रहती है और इसका असर भी शरीर के ऊपर क्या रहेगा, लंबा रहेगा। किसी व्यक्ति को TB हो गई, फेफड़ों के अंदर TB हो गई, क्षय रोग अगर हो गया, तपेदिक अगर हो गया, तो इस TB का उसके फेफड़ों के ऊपर क्या होगा, लंबा असर पड़ेगा, उसके शरीर के ऊपर लंबे समय तक हमें उसका असर देखने को मिलेगा, ठीक है, TB का। तो फेफड़ों के क्षय रोग से संक्रमित अगर हो जाए तो उसका असर हमें क्या होगा, लंबे समय तक देखने को मिलेगा। उसको थकान महसूस होगी, उसका क्या होगा, वजन कम होगा, आसानी से उसका वजन बढ़ेगा नहीं, ठीक है, ये हमें देखने को मिलता है। इसीलिए इसका नाम हमारे पास में हो जाता है कि ये क्या हो जाते हैं, हमारे दीर्घकालिक रोग हमारे पास में हो जाते हैं, ठीक है, दीर्घकालिक रोग हमारे पास में हो जाते हैं। ये जो रोगों के प्रकार हमने पढ़े हैं बेटा, वो हमने देखा है कि रोगों का समय कितना है, उसका असर कितना है हमारे शरीर के ऊपर, कितने समय के लिए हो रहा है, उसका असर कितना है। इस आधार पर हमने 2 प्रकार के क्या पढ़ लिए, डिजीज पढ़ लिए, 2 प्रकार के रोग पढ़ लिए। लेकिन डिजीज को बेटा हम बहुत सारे अलग अलग तरीके से क्या करते हैं, भागों में बांटते हैं। पहला जो आपने तरीका पढ़ा, इसके अंदर आप देख रहे हो कि शरीर के ऊपर उसका असर क्या है, कितना समय तक रोग का असर है, इस आधार पर आपने रोगों को कितने भागों में बांट दिया है, 2 भागों में आपने बांट दिया है। लेकिन एक कंडीशन और होती है, हम देखते हैं कि कोई बीमारी ऐसी होती है बेटा जो एक व्यक्ति, एक रोगी व्यक्ति से बीमारी कहाँ फैल रही है, स्वस्थ व्यक्ति में फैल रही है। जब ऐसा हो कि भाई किसी पेशेंट से बीमारी किसी नॉर्मल व्यक्ति में क्या हो जाए, फैल जाए, तो ऐसी सिचुएशन को हम बोलते हैं कि भाई ये जो बीमारी है ना, ये कम्युनिकेबल डिजीज है, मतलब संक्रामक बीमारी है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में क्या हो रही है, फैल रही है, किसी भी कारक द्वारा फैले, किसी भी तरह से फैले, बस फैले, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में अगर फैल रही है तो हम बोल देते हैं वो क्या हो जाता है, हमारा संक्रामक रोग हो जाता है, ठीक है। तो बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं जो एक पेशेंट से एक नॉर्मल व्यक्ति के अंदर क्या हो सकती है, फैल सकती है, एक रोगी व्यक्ति से एक स्वस्थ व्यक्ति के अंदर क्या हो सकती है, फैल सकती है। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि आपका जो कोरोना है, आपको पता है बेटा, यदि कोई पेशेंट है तो उसके पास में हम जाने से क्या करते हैं, डरते हैं, क्यों, क्योंकि वो पेशेंट की बीमारी हमें लग सकती है। तो ये कोरोना जो बीमारी है वो कौन सी हो गई है, संक्रामक बीमारी हो चली है। लेकिन मैं अगर आपसे कहूं कि कोई एक आपके हॉस्पिटल में आया है, कौन, हार्ट अटैक का मरीज आया है, तो वो हार्ट अटैक का जो पेशेंट है, क्या उसका हार्ट अटैक किसी दूसरे पेशेंट के को भी चला जाएगा क्या? कोई पेशेंट आया, उसको हार्ट अटैक आया है, तो क्या उसके बाजू में खड़ा हुआ कोई स्वस्थ व्यक्ति, उसको भी हार्ट अटैक आ जाएगा क्या? क्या हार्ट अटैक का जो रोग है, बीमारी है, वो उसके अंदर फैल जाएगी क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता। मान लो किसी व्यक्ति को बीपी की बीमारी है, ब्लड प्रेशर की, तो क्या वो ब्लड प्रेशर की बीमारी उसके पड़ोस वाले व्यक्ति को भी हो जाएगी क्या? नहीं होगा। कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो एक पेशेंट से एक नॉर्मल व्यक्ति के अंदर क्या हो जाए, फैल जाए। लेकिन कुछ ऐसी बीमारियां भी होती हैं जो एक पेशेंट से किसी और दूसरे व्यक्ति में नहीं फैल सकती। तो जो बीमारी किसी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलती है, उसे हम नाम दे देते हैं बेटा असंक्रामक रोग। उसका हमारे पास में नाम होता है असंक्रामक रोग। और जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाती है, उसका हमारे पास में नाम हो जाता है क्या? संक्रामक रोग। उसका हमारे पास में नाम हो जाता है। क्लियर है? कहानी समझ में आ रही है? तो संक्रामक रोग या संक्रामक
इधर गया हमारे पास में, हाँ, संक्रामक रोग। संक्रामक रोग वह रोग होते हैं जिनके रोग कारक मतलब सूक्ष्म जीव एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, रोगग्रस्त व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में क्या हो सकते हैं, फैल सकते हैं। जैसे मलेरिया की बीमारी बेटा आपकी संक्रामक बीमारी है, डेंगू की बीमारी संक्रामक बीमारी है, टाइफाइड की बीमारी संक्रामक बीमारी है। असंक्रामक रोग की अगर हम बात करें तो ये वो रोग होते हैं जिनके रोग कारक या सूक्ष्म जीव, ठीक है, वो एक रोगग्रस्त व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति के अंदर फैलते नहीं है। जैसे हम बात करें किसी को अगर ब्लड प्रेशर की बीमारी है तो वो भाई साहब जिसको है उसी को रहेगी, उसके पड़ोस वाले को नहीं होगी। जैसे किसी को यदि हार्ट अटैक की बीमारी है तो जिसको है उसी को रहेगी, पड़ोस वाले को नहीं फैलेगी। कैंसर की बीमारी जिसको है उसी को रहेगी, पड़ोस वाले को नहीं फैलेगी, ठीक है, पड़ोस वाले को नहीं फैलेगी। तो दो हमारे पास में क्या हो गए यहाँ पे रोग निकल करके आ गए, एक तो है संक्रामक और एक हो गया हमारे पास में असंक्रामक रोग निकल करके आए हैं। क्लियर बेटा, कहानी इतनी समझ में आ चली है, इतनी बातें जो है वो समझ में आपको आ चली है, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब सुनना जरा ध्यान से, यहीं पर होता ये है बेटा कि हमारे पास में एक डिजीज निकल करके आती है, एक रोग के बारे में पता चला साइंटिस्टों को। उस रोग का हमारे पास में नाम था बेटा क्या, पेप्टिक वर्न। क्या नाम था रोग का, पेप्टिक वर्न। होता है ये है बेटा कि हमारा जो पेट है ना, पेट आमाशय की हम बात करें, देखना ये है हमारे भोजन का पाइप और यहां पर हमारे पास में होता है हमारा आमाशय, इस तरह से ये होता है हमारे पास में आमाशय, हमारे पास में होता है। देखना ये है एक भोजन का हमारा पाइप और ये है हमारा आमाशय, ये है हमारे पास में आमाशय, हमारे पास में हो चला है। आमाशय के अंदर बेटा एक एसिड बनता है, कौन सा बना, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे पास में पाया जाता है। कहां पर, आमाशय के अंदर, ठीक है, किसके अंदर, आमाशय के अंदर पाया जाता है, ठीक है। आमाशय के अंदर कौन सा एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे पास में देखने को मिलता है। तो ये तो हमारे पास में हो गया है एक छोटा सा हमारा जो पेट है उसका एक हिस्सा, इसका नाम हमने रख दिया, ये क्या है, आमाशय, इसका हमने नाम रखा है, ये क्या है, आमाशय हमारे पास में हो चला है, ठीक है। दूसरी कंडीशन, यहां जो ऊपर वाला जो हिस्सा होता है, ये जो पाइप होता है, इसको हम बोलते हैं ये क्या है, हमारा भोजन पाइप, या फिर इसी को हम नाम दे देते हैं, ये क्या है हमारे पास में, ग्रास नली हमारे पास में हो चली है, ग्रास नली हमारे पास में हो चली है, ठीक है, ग्रास नली, ठीक है। नीचे ये वाला जो हिस्सा होता है इसे हम बोल देते हैं, ये क्या है बेटा, छोटी आंत वाला हिस्सा, यहां से शुरू हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन हमारे पास में क्या हो गई है, शुरू हो गई है, छोटी आंत, या फिर मैंने कहा ये है हमारे पास में स्मॉल इंटेस्टाइन। क्लियर है, कहानी समझ में आ रही है। अब होता यह है कि हमें देखने को मिलता है कि आमाशय तथा ग्रहणी जो होता है इसमें एसिडिटी संबंधित क्या होता है बेटा, दर्द, या फिर हम देखते हैं कि भैया रक्त स्त्राव होता है, ठीक है, क्या होता है, दर्द, या फिर क्या हो रहा है, रक्त स्त्राव हमें देखने को मिल रहा है। कहां पर, आमाशय के अंदर, या फिर हमारी छोटी आंत ग्रहणी के अंदर हमें देखने को मिलता है कि क्या हो गया है, दर्द हो रहा है, या तो फिर इसके अंदर क्या हो रहा है, ब्लड निकल रहा है, रक्त स्त्राव हमारे पास में निकलता हुआ देखने को मिल रहा है। जब ऐसा हो, आमाशय के अंदर या फिर ग्रहणी के अंदर, छोटी आंत के अंदर रक्त निकलता हुआ दिखाई दे, ब्लडिंग होती हुई दिखाई दे, या फिर वहां पर हमें दर्द महसूस हो, तो ऐसे रोग को बेटा हम नाम दे देते हैं क्या, हमारा पेप्टिक बर्न इसका हमारे पास में नाम हो जाता है, पेप्टिक अल्सर इसका हमारे पास में नाम हो जाता है। ये जो बीमारी होती है ये एक बैक्टीरिया की वजह से होती है, उसका नाम होता है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी के कारण हमें देखने को मिलती है। ये छोटा सा क्या होता है, जीवाणु होता है, जो कि आमाशय के साथ में क्या होता है, आमाशय के जो निचला भाग होता है, नीचे की तरफ वाला जो भाग होता है, यहां पर क्या होता है, ये पाया जाता है, ठीक है, यहां पर ये पाया जाता है। कौन, हमारा बैक्टीरिया, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी की हम बात कर रहे हैं। और ये जो बैक्टीरिया है आमाशय के अंदर जब रहता है तो ये यहां पर क्या कर देता है, ब्लडिंग करवाता है, और बहुत ज्यादा क्या करवाता है, पेन करवा देता है। और इसी के कारण, इसी बैक्टीरिया के कारण ये जो हमें फील हो रहा है, ये जो महसूस हो रहा है, ब्लड निकलना और पेन जो फील हो रहा है, इस बीमारी को हमने नाम दिया है, ये क्या है, हमारा पेप्टिक बर्न इसका हमारे पास में नाम हो चला है, ठीक है, पेप्टिक बर्न इसका हमारे पास में नाम हो चला है। इसका इलाज कैसे किया जाता है, क्या किया जाए, तो बेटा हुआ ये, इसका इलाज जो है वो किया कैसे जाता है, पता ये चला कि भाई शुरुआती समय की बात है, हमारे दो अलग अलग साइंटिस्ट होते हैं, दो,
ऑस्ट्रेलियाई हमारे पास में क्या होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं। उन्होंने क्या किया था, इसके बारे में पता लगाया था कि भाई हमारे पेट में होने वाला ये जो असर है, ब्लडिंग और जो दर्द है, वो किसकी वजह से हो रही है, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी की वजह से हो रही है। ठीक है, ये किसने पता लगाया था, ऑस्ट्रेलिया के 2 अलग अलग हमारे वैज्ञानिकों ने पता लगाया था। जब इन्होंने ये पता लगा लिया तो फिर इसका इलाज करना क्या हो गया था, पॉसिबल हो गया था। ठीक है, हमने क्या की, बहुत सारी अलग अलग प्रकार की आज के समय में एंटीबायोटिक मेडिसिन बना रखी है, प्रतिजैविक हमने क्या कर रखी है, बना करके रखी है। और ये जो एंटीबायोटिक होती हैं वो क्या करती हैं, इन जीवाणुओं को मार देती है। तो पेप्टिक वर्ण का उपचार हम तभी कर पाएंगे बेटा जब बैक्टीरियाओं को हम क्या कर देते हैं, आमाशय में मार देते हैं। और आमाशय में मारने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एंटीबायोटिक दवाइयों को खाना पड़ता है, प्रतिजैविक दवाइयों को खाना पड़ता है। जब प्रतिजैविक दवाइयों को हम खाते हैं तो इन आमाशय के अंदर उपस्थित हेलिकोबैक्टर जो पाइलोरी बैक्टीरिया होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, और हमारे जो आमाशय की समस्या है वो क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। मतलब पेप्टिक वर्ण का क्या हो जाता है, उपचार हो जाता है। क्लियर है। इसके बारे में, इस बैक्टीरिया के बारे में इन 2 ऑस्ट्रेलियाई साइंटिस्टों ने क्या किया था, बताया था। ठीक है, पहला तो हमारे पास में रोग विज्ञानी हमारे पास में आते हैं रॉबिन वॉरेन। ठीक है, इन्होंने क्या किया, छोटे छोटे से वक्राकार बैक्टीरियाओं को अनेक रोगियों के आमाशय के निचले भाग में क्या किया था, देखा था। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, आमाशय के निचले भाग में इन्होंने देखा था। और फिर बाद में जब रॉबिन वॉरेन की अगर हम बात करें, इन्हीं ने जब ये देख लिया तो वॉरेन ने क्या किया, अपने वेरी मार्शल के साथ में जब इनका डिस्कशन हुआ, ठीक है, वेरी मार्शल जो कि क्या है, एक चिकित्सक है, इन्होंने क्या किया था, वॉरेन की जो खोज थी, जो वॉरेन ने देखा था नीचे जीवाणु को, उसके ऊपर इन्होंने क्या किया भाई साहब, और ज्यादा क्या किया कि भाई अपन क्या करें, इसके बारे में और ज्यादा जानने की कोशिश करें कि भाई ये और क्या इसके अंदर हमें जानने को मिल सकता है। यहाँ पे ये जो जीवाणु मिल रहे हैं, इन जीवाणुओं के बारे में हमें और जानकारी अगर मिल जाए तो हम क्या कर सकते हैं, इन जीवाणुओं को मारने का उपाय ढूंढ सकते हैं। तो इन दोनों ने मिलकर के फिर पता लगाया कि भाई ऐसा ऐसा है, ये जो जीवाणु है इसको अगर मारना है, इसको अगर खत्म करना है तो भाई ये मेडिसिन जो हो, एंटीबायोटिक्स जो है उसका हम क्या कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले इनके बारे में जो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी है उसको छोटे छोटे से वक्राकार बैक्टीरियाओं को देखने का या फिर उन्हें अलग करने का काम किसने किया था, रॉबिन वॉरेन के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, रॉबिन वॉरेन ने क्या किया था, ये काम किया था। क्लियर है, कहानी समझ में इतनी आ रही है। ठीक है, तो यदि आपसे सवाल पूछा जाए कि भाई पेप्टिक वर्ण किसके कारण होता है, बेटा हमारे जीवाणु के कारण होता है, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी के कारण हमें देखने को मिलता है। ठीक है, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी के कारण हमें देखने को मिलता है ये वाली बीमारी। ठीक है, चलो नेक्स्ट कंडीशन, जो संक्रामक बीमारियां होती हैं, संक्रामक बीमारी मतलब जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाती है, उसी को हमने नाम दिया है संक्रामक रोग, संक्रामक बीमारी उसका हमने नाम रखा है। तो संक्रामक बीमारी को करने के लिए जो भी सूक्ष्मजीव होते हैं बेटा, उन्हें हम नाम दे देते हैं, वो हमारे क्या है, संक्रामक कारक हैं। संक्रामक बीमारी करवाने वाले जो लोग हैं, जो बैक्टीरिया, जो वायरस हैं, जो फंगस हैं, इन्हीं को हम नाम दे देते हैं, ये क्या है, हमारे संक्रामक कारक। जो संक्रामक बीमारी करवाए उसी को हम बोलेंगे क्या, संक्रामक कारक बोलेंगे। जैसे संक्रामक कारक अलग अलग हो सकते हैं, हो सकता है कोई वायरस, वो वायरस की वजह से क्या हो, हमें संक्रामक बीमारी हो सकता है कोई जीवाणु हो और जीवाणु की वजह से हमें क्या हो, संक्रामक बीमारी हो, संक्रामक रोग हो जाए। हो सकता है कोई फंगस, फफूंद, इसकी वजह से भी हमें क्या हो सकती है बेटा, संक्रामक बीमारी हो सकती है। हमारी नेचर के अंदर एक और सूक्ष्मजीव का ग्रुप होता है, इसे हम बोलते हैं प्रोटोजुआ। जैसे प्लाज्मोडियम वगैरह जो होता है ना, मलेरिया का जो छोटा सा सूक्ष्मजीव होता है, वो क्या होता है, प्रोटोजुआ होता है। ये भी ये प्रोटोजुआ भी क्या कर सकते हैं बेटा, संक्रामक बीमारी करा सकते हैं। और क्या हो सकते हैं, तो हमारे पेट के अंदर, हमारे पेटों के अंदर, आंतों के अंदर क्या हो सकता है बेटा, इस तरह से कृमि जैसे ऐसे संरचनाएं हमारे पास में कीड़े उपस्थित हो सकते हैं। इन्हें हम बोलते हैं, ये क्या है, हमारे कृमि है। आपने पढ़ा है जीवों के अंदर विविधता वाले चैप्टर के अंदर, कृमि प्लेटीहेल्मिन्थेस, एस्केहेल्मिन्थेस के अंदर ये हमारे पास में देखने को मिलते हैं। तो इनके कारण भी क्या हो सकता है, हमें संक्रामक रोग हो सकता है। वायरस के कारण बहुत सारे संक्रामक रोग होते हैं, जैसे हमारी खांसी, जो जुकाम है, ये एक संक्रामक रोग है बेटा। और ये किसकी वजह से होता है, वायरस की वजह से होता है, राइनो वायरस की वजह से। इन्फ्लुएंजा की बात करें, ये भी वायरस की वजह से होता है। डेंगू, ये भी हमारे वायरस की वजह से होता है। एड्स, ये भी वायरस की वजह से होता है। HIV वायरस की वजह से होता है। इम्यूनो वायरस की वजह से हमें देखने को मिलता है। तो ये सारी की सारी वायरस से होने वाली हमारे पास में क्या है, रोग है, बीमारियां हैं।
कुछ ऐसे रोग होते हैं जो जीवाणु से होते हैं, जैसे हमारे पास में होता है टाइफाइड, हम बात करें हैजा, या फिर टीबी की अगर हम बात करें, एंथ्रेक्स की अगर हम बात करें, तो ये सारे के सारे हमारे जीवाणु से होने वाले क्या होते हैं, बीमारियां होती है। ठीक है। फंगस की वजह से हमें क्या होता है, तो फंगस की वजह से हमें ये जो हमारे हाथों के अंदर जो दाद खाज खुजली होती है ना, वो किसकी वजह से होती है, फंगस की वजह से होती है। त्वचा की जो बीमारियां होती है वो फफूंद के कारण हमें देखने को मिलती है। प्रोटोजोआ की वजह से कौन सी बीमारियां होती है, तो बेटा प्रोटोजोआ की अगर हम बात करें तो प्रोटोजोआ से आपको मलेरिया की बीमारी देखने को मिलती है, और एक होता है हमारे पास में कालाजार की जो बीमारी है, ये किसकी वजह से होती है, प्रोटोजोआ की वजह से होती है। हमारी आंतों के अंदर जो इन्फेक्शन है, या फिर हमने जो फिलीफॉर्म रोग पढ़ा है, ठीक है, ये किसकी वजह से होता है, ये कृमि की वजह से हमें देखने को मिलता है। जैसे एक कृमि का नाम होता है एस्केरिस, एक होता है बाउचेरिया ब्रैंकोफ्टाई। ये ऐसे कृमि होते हैं, कीड़े होते हैं जो हमारे शरीर के अंदर जाकर के क्या करते हैं, बीमारियां करवा देते हैं। फिलीफॉर्म रोग करवा सकते हैं, या फिर आंतों के अंदर इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन करा सकते हैं, आंतों का संक्रमण करा सकते हैं। ये इनके पास में पावर होती है, कृमियों के पास में। क्लियर है? ठीक है, कहानी समझ में आ गई है क्या? बोलो भाई साहब। चलो नेक्स्ट कंडीशन ये है कि जो संक्रामक कारक है, आखिर हम ऐसा क्यों सोचते हैं। जैसे कोई संक्रामक बीमारी किसी को हुई है, तो डॉक्टर जो है ना, उसका फोकस ये रहता है कि भाई ये संक्रामक बीमारी किसकी वजह से हो रही है, ये संक्रामक बीमारी का कारक कौन है, किसकी वजह से संक्रामक बीमारी हो रही है। हमें ये जानना क्यों जरूरी है कि कौन सी बीमारी किसके वजह से हो रही है। जैसे मैंने अभी आपको पढ़ाया कि बेटा टीबी जो होती है वो बैक्टीरिया की वजह से होती है, बेटा डेंगू जो है वो वायरस की वजह से होता है, बेटा जो दांत खाज खुजली है वो फंगस की वजह से होती है। तो आखिर ऐसा क्यों, हमने उनके रोग कारक के बारे में क्यों जाना, संक्रामक कारक के जो वर्ग है इसके विषय में हम क्यों सोचते हैं, ऐसा क्यों सोचते हैं, इसके पीछे रीजन क्या है। इसके पीछे रीजन ये आता है बेटा कि बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, कृमि, प्रोटोजोआ, इन सबका जो बिहेवियर है, इन सबका जो नेचर है वो क्या होता है, अलग अलग होता है। अलग अलग इनका काम करने का तरीका, इनका शरीर क्या होता है, अलग होता है। इनका इन्फेक्शन करने का तरीका अलग होता है, इन्फेक्शन करने की जगह जो है वो क्या होती है, इनकी अलग होती है। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए कि बीमारी किसकी वजह से हुई है, जीवाणु, विषाणु, फंगस, कृमि या फफूंद किसकी वजह से हुई है। ये अगर हमें पता रहेगा तो इलाज में क्या होगी, सहूलियत होगी, इलाज में क्या होगी, हमें सहायता देखने को मिलेगी। ठीक है, तो यदि ये सवाल पूछा जाए आपसे तो इसका आंसर हमारे पास में निकल करके आएगा कि सभी वायरस जो होते हैं वो परपोषी की कोशिकाओं में रहते हैं, लेकिन बैक्टीरियाओं में ऐसा नहीं होता। और हमने यही पढ़ा कि भाई बैक्टीरिया और वायरस में जमीन आसमान का क्या होता है, डिफरेंस होता है। वायरस जो होते हैं वो कोशिकाओं के अंदर रहते हैं, लेकिन बैक्टीरिया नहीं रहते हैं। वायरस, बैक्टीरिया तथा फंजाई में जो उनकी संख्या में वृद्धि है वो क्या होती है, तेजी से होती है, एकदम तेजी से वो अपनी संख्या को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। लेकिन जो कृमि होते हैं आपके, कृमि के अंदर, हेलमिंथिस के अंदर जो गुणन की पावर होती है, मतलब नए नए बच्चों को बनाने की क्षमता होती है, वो थोड़ी सी स्लो होती है। तो यदि कोई बीमारी हमारे बैक्टीरिया की वजह से हुई है, वायरस की वजह से हुई है, बैक्टीरिया वायरस शरीर के अंदर यदि गया तो वो तेजी से अपनी संख्या को क्या कर सकता है, बढ़ा सकता है। कृमि थोड़ा स्लोली क्या करेगा, अपनी संख्या को बढ़ाएगा। क्यों? उसके अंदर प्रजनन की क्षमता थोड़ी सी कम होती है। तो अलग अलग वजह से क्या हो रही है, बीमारी हो रही है, और दोनों का तरीका क्या है होने का, वो भी क्या रहेगा, अलग ही रहेगा। दोनों का होने का तरीका जो है वो क्या रहेगा, अलग, और दोनों का असर बीमारियों का क्या रहेगा, अलग हमें देखने को मिलेगा। जो वर्गीकरण है हमारे, उसके हिसाब से अगर हम देखें तो सभी बैक्टीरिया जो होते हैं वो एक दूसरे से वायरस की अपेक्षा अधिक निकट होते हैं। भैया जो बैक्टीरिया होते हैं वो एक दूसरे से क्या होते हैं, ज्यादा करीबी होते हैं, उनके बीच में हमें समानता देखने को मिलती है। वायरस में ऐसा नहीं होता, ऐसा वायरस के साथ में नहीं होता। बैक्टीरिया और वायरस ये दोनों एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, बहुत ज्यादा अपोजिट हमें देखने को मिल जाते हैं। तो बहुत सारी अनेक जैव प्रक्रियाएं सभी बैक्टीरियाओं में क्या होती है, एक जैसी होती है। वायरस वर्ग से क्या होती है, लेकिन वो भिन्न होती है। इसके कारण यदि आप कोई मेडिसिन खा रहे हो, ठीक है, वो किसी वर्ग में किसी एक जैव प्रक्रिया को क्या करेगी, रोकेगी, तो यह उस वर्ग के अन्य सदस्यों के ऊपर काम नहीं करेगी। मतलब अगर वो कोई दवाई वो अगर एक के ऊपर काम कर रही है तो वो दूसरे के ऊपर काम करेगी, ऐसा सही नहीं है। ठीक है, जीवाणु को अगर खत्म कर रही है तो विषाणु को भी खत्म करेगी, ऐसा सही नहीं है।
ठीक है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। जीवाणु के लिए अलग दवाई, जीवाणु से होने वाली जो बीमारियां होती है उसके लिए क्या होती है, अलग दवाई, और विषाणुओं से होने वाली जो दवाइयां होती है, विषाणु से होने वाले जो रोग होते हैं उसके लिए क्या होती है, अलग हमारे पास में दवाई निकल करके आती है। क्लियर है? इसी से संबंधित एक बहुत शानदार हमारे पास में क्या है बेटा, दवाई का नाम आता है, नाम होता है उसका क्या, एंटीबायोटिक। ठीक है, सुनना जरा ध्यान से बेटा। हमारे शरीर के अंदर, मनुष्यों के शरीर के अंदर बहुत सारे ऐसे सूक्ष्मजीव हैं जो क्या करते हैं, बीमारी करते हैं। यहां पर मैंने लिखा है ये हमारे पास में कोई क्या है बेटा, सूक्ष्मजीव है हमारा, और ये जो सूक्ष्मजीव है ये क्या कर रहा है, बीमारी कर रहा है। ये सूक्ष्मजीव है, ये क्या कर रहा है, बीमारी कर रहा है। हमने कहा ये हमारे लिए क्या है बेटा, हानिकारक है। ये हमारा हानिकारक सूक्ष्मजीव है, हमारा बुरा सूक्ष्मजीव है, बेकार वाला सूक्ष्मजीव है। ठीक है, ये हमारा जो सूक्ष्मजीव है ये क्या है, बेकार सूक्ष्मजीव। क्यों कहा बेकार, क्योंकि ये हमारे अंदर बीमारी करवा रहा है, इसलिए हमने इसको बेकार कहा। लेकिन इसी सूक्ष्मजीव के कुछ बिरादरी के लोग हैं, इसी के कुछ मेंबर है, सदस्य हैं, और इसी सूक्ष्मजीव के कुछ सदस्य हैं जो कि क्या कर रहे हैं, ये सारी की सारी प्रक्रिया को देख रहे हैं। उन्हें पता है, ये अच्छे वाले सूक्ष्मजीव हो गए, इन्हें पता है कि भाई हमारे ही बिरादर क्या कर रहे हैं, मनुष्यों के अंदर बीमारी करने का काम कर रहे हैं। ये तो बुरे वाले हो गए, रेड वाले, और ये हमारे पास में हो गए क्या, अच्छे वाले, गुड वाले हो गए, गुड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये हो गए हमारे पास में बैड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये है बैड और ये क्या हो गया हमारे पास में गुड। तो ये गुड माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पता है कि भाई हमारे वाले जो कुछ सूक्ष्मजीव हैं वो मनुष्यों के अंदर क्या कर रहे हैं, बीमारी कर रहे हैं। इसीलिए ये जो सूक्ष्मजीव हैं इन्होंने क्या किया बेटा, एक छोटा मोटा कुछ ऐसा केमिकल बनाया। एक क्या किया है इन्होंने, केमिकल। और ये जो केमिकल है, ये केमिकल अगर गलती से बाई चांस, ठीक है, बाई चांस अगर आपने इस केमिकल को किसके ऊपर यूज किया, इन वाले सूक्ष्मजीव के ऊपर, ये बुरे वाले सूक्ष्मजीव के ऊपर अगर केमिकल्स को यूज किया, तो ये जो सूक्ष्मजीव हैं बुरे वाले, ये क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। ये सूक्ष्मजीव क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। यही बात एक साइंटिस्ट को पता लग गई। नाम था उस साइंटिस्ट का अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। साइंटिस्ट का नाम था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को जब ये बात पता लगी कि भाई कुछ सूक्ष्मजीव ऐसे हैं जो कि कुछ स्पेशल प्रकार का क्या कर रहे हैं, केमिकल रसायन बना रहे हैं, और ये रसायन मनुष्यों के अंदर रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्मजीव को क्या कर रहा है, मार रहा है। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इस केमिकल्स को क्या कर लिया, अपने काम में ले लिया, और इनसे आज के समय में क्या बनने लगी है, दवाइयां बनने लगी। ये केमिकल से क्या बनने लगी है, दवाइयां। इन दवाइयों को हम नाम दे देते हैं, ये कौन सी हमारी दवाई है बेटा, हमारी एंटीबायोटिक मेडिसिन है, प्रतिजैविक हमारे पास में दवाई हमारी हो चली है। एंटीबायोटिक मेडिसिन या फिर हमारी प्रतिजैविक हमारे पास में क्या हो गई है, दवाइयां हो चली है। क्लियर है? नाम रखा है हमने क्या है, हमारे पास में हमारी प्रतिजैविक हमारे पास में दवाई हो चली है, एंटीबायोटिक मेडिसिन हमारे पास में हो चली है। क्लियर? कहानी इतनी समझ में आ गई है आप सभी को? चलिए, अब बात ये कि ये जो एंटीबायोटिक मेडिसिन है बेटा, इसके अंदर आखिर ऐसी क्या चीज है, एंटीबायोटिक मेडिसिन ये जो केमिकल है इसके अंदर आखिर ऐसा क्या है जिसके कारण ये सूक्ष्मजीव मर गए? और क्या सारे सूक्ष्मजीव मर सकते हैं क्या? सारे जीव सूक्ष्मजीव मर सकते हैं क्या? ऐसा हो सकता है क्या? जरा उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, जरा ध्यान से सुनना बेटा। जो एंटीबायोटिक मेडिसिन है ना, ये सिर्फ और सिर्फ जीवाणुओं के ऊपर काम करती है, बैक्टीरिया के ऊपर काम करती है, वायरस के ऊपर, विषाणुओं के ऊपर काम नहीं करती है। क्यों नहीं करती? ऐसा क्यों नहीं होता बेटा? जीवाणु का जो स्ट्रक्चर है, जीवाणु की जो बॉडी है वो अलग होती है, और विषाणु वायरस की जो बॉडी होती है वो क्या होती है, अलग होती है। ठीक है, दोनों की बॉडी में अलग अलग डिफरेंस होते हैं। जैसे अगर आप देखेंगे कि भाई जो जीवाणु हमारे होते हैं, इनके अंदर क्या होती है, अलग अलग प्रकार की जैव रासायनिक प्रक्रियाएं चलती हैं। इनके पास में कोशिका भित्ति वगैरह भी आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, वायरस के अंदर अलग प्रकार की क्या चलती हैं, जैव रासायनिक प्रक्रियाएं चलती है। जो हमारा केमिकल है एंटीबायोटिक, वो क्या करता है, जीवाणुओं के अंदर चलने वाली जो जैव रासायनिक प्रक्रिया है, जिसमें जीवाणु अपनी सुरक्षा करने के लिए क्या कर लेता है, एक बाहर से एक कवर बना लेता है, कोशिका भित्ति का कवरिंग बना लेता है। तो एंटीबायोटिक जीवाणुओं की ये जो कोशिका भित्ति बनाने की ये जो पावर है ना, उसको क्या कर देता है, खत्म कर देता है। अब जीवाणु अपने आप को सुरक्षा कैसे देता है, तो कोशिका भित्ति के द्वारा, सेल वॉल के द्वारा। एंटीबायोटिक ने उसका सेल वॉल बनाने की प्रक्रिया के ऊपर ही क्या कर दी, रोक लगा दी। तो जीवाणु अब अपनी सेल वॉल बना ही नहीं पाएगा।
सेल वॉल बना ही नहीं पाएगा। सेल वॉल बना ही नहीं पाएगा तो भाई साहब वो क्या हो जाएगा हमारे पास में, उसका असर हमारी बॉडी के ऊपर कम हो जाएगा। क्यों? हमारी बॉडी उसको क्या कर देगी? खत्म कर देगी। ठीक है, तो होता यह है कि एंटीबायोटिक सामान्यतः बैक्टीरिया के महत्वपूर्ण जैव रासायनिक मार्ग को क्या कर देते हैं? बंद कर देते हैं। जैसे बहुत से बैक्टीरिया अपनी रक्षा के लिए कोशिका भित्ति बना लेते हैं। एंटीबायोटिक जीवाणुओं की सुरक्षा भित्ति बनाने वाली जो प्रक्रिया है उसके ऊपर क्या कर देता है? रोक लगा देता है, जिसके कारण जीवाणु क्या हो जाता है? मर जाता है। लेकिन बेटा वायरस में कोशिका भित्ति का निर्माण होता ही नहीं है। वायरस में तो कोशिका भित्ति का निर्माण होता ही नहीं है और ना ही इन्हें कोशिका भित्ति की जरूरत है ना। ये तो भाई शक्तिमान है, इनको कोशिका भित्ति की जरूरत नहीं। ये बोलते हैं हम बिना कोशिका भित्ति के भी जिंदा रह लेंगे और जीवों के अंदर क्या कर देंगे? इन्फेक्शन करा देंगे। जब इसके अंदर कोशिका भित्ति का निर्माण हो ही नहीं रहा तो एंटीबायोटिक इसके ऊपर कोई असर कर ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि एंटीबायोटिक का तो काम ही है कि कोशिका भित्ति निर्माण की प्रक्रिया को क्या कर देना? बाधित कर देना। ये किसका काम होता है? एंटीबायोटिक का। वायरस तो बिना कोशिका भित्ति के खुले आम हमारे शरीर में जाकर के हमको क्या कर रहा है? बीमारी दे रहा है। उसको कोशिका भित्ति की जरूरत है ही नहीं। इसीलिए हमारे जो जीवाणु हैं वो एंटीबायोटिक से क्या हो जाते हैं? मर जाते हैं। लेकिन विषाणु एंटीबायोटिक से नहीं मरते हैं। ठीक है, क्लियर है? इसलिए यदि आपको सर्दी खांसी जुकाम अगर हो गया है, ठीक है, जुकाम है, तो एंटीबायोटिक लेने से जो रोग की हमारी जो तीव्रता है या फिर उसकी जो समय अवधि है वो कम नहीं होती। क्यों? क्योंकि खांसी जुकाम जो होता है वो वायरल होता है, वायरल डिजीज होती है। वो वायरस के ऊपर एंटीबायोटिक असर नहीं कर सकती। तो वायरस से होने वाले अगर कोई बीमारी है और उसमें अगर आपने एंटीबायोटिक को खा लिया तो आपके शरीर के ऊपर कोई असर, कोई फायदा देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए अगली कंडीशन हमारे पास में ये जो हमने पढ़ा यहाँ पर कि भाई हमारा जो प्रतिजैविक है वो क्या है? ऐसा रसायन है जो कि सूक्ष्मजीवों के द्वारा बना और ये अन्य सूक्ष्मजीवों की वृद्धि को क्या कर रहा है? रोकने का काम कर रहा है। सबसे पहले किसे पता चला था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को पता चला था। और इन्होंने पहली बार जो एंटीबायोटिक खोजा था, पहला एंटीबायोटिक, वो कौन सा था? पेनिसिलिन था। क्यों? क्योंकि ये एक फंगस से खोजा गया था। पेनिसिलियम नोटेटम से ये क्या किया गया था? डिस्कवर किया गया था, पेनिसिलियम नोटेटम से। इसलिए इसका नाम पेनिसिलिन पड़ गया था। आपसे पूछा जाए कि पेनिसिलिन एंटीबायोटिक कैसे काम करती है, मैंने आपको बताया। एंटीबायोटिक पेनिसिलिन बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति बनाने वाली प्रक्रिया को क्या कर देता है? बाधित कर देता है। इसके कारण बैक्टीरिया कोशिका भित्ति नहीं बना सकते और वे सरलता से क्या हो जाते हैं? मर जाते हैं। पेनिसिलिन ऐसे बैक्टीरिया को प्रभावित करेंगे जिसमें कोशिका भित्ति बनाने की प्रक्रिया होती है। ठीक है, सारे के सारे बैक्टीरिया के अंदर कोशिका भित्ति नहीं होती। अगर कोई ऐसा बैक्टीरिया है जिसमें कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं हो रहा तो ये उसके ऊपर भी काम नहीं करेगी, जैसे कि वायरस के ऊपर काम नहीं करती। ठीक है, सुनना, एंटीबायोटिक हमारे शरीर में जीवाणु कोशिकाओं को मारती है लेकिन हमारे शरीर की कोशिका को नुकसान नहीं पहुंचाती। ऐसा क्यों? हमने देखा कि एंटीबायोटिक जीवाणु को तो नुकसान पहुंचा रही है दवाई, हमारे शरीर की कोशिकाओं को नुकसान क्यों नहीं पहुंचा रही? हाँ, हमारा शरीर भी तो कोशिकाओं से बना हुआ है, जीवाणु का शरीर भी कोशिका से बना हुआ है। तो फिर हमारे कोशिकाओं को इसने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया और जीवाणु की कोशिकाओं को इसने क्या कर दिया? मार दिया। ऐसा क्यों? इसके पीछे रीजन ये है बेटा कि मनुष्य के शरीर के अंदर तो कोशिका भित्ति होती ही नहीं है। हमारी कोशिकाओं में कोशिका भित्ति है ही नहीं। तो जो एंटीबायोटिक है वो हमारे शरीर के ऊपर काम करेगा ही नहीं। वो उन्हीं कोशिकाओं के ऊपर काम करता है जिन कोशिकाओं में क्या हो? कोशिका भित्ति का निर्माण हो रहा हो। जिन कोशिकाओं के पास में कोशिका भित्ति हो उन्हीं के ऊपर क्या करता है? एंटीबायोटिक असर करता है। हमारे शरीर की कोशिकाओं के ऊपर एंटीबायोटिक असर नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि हमारे शरीर की कोशिकाओं के अंदर कोशिका भित्ति नहीं होती। क्लियर है? एंटीबायोटिक जो होते हैं बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति बनाने वाली प्रक्रिया को बाधित कर देते हैं। इसके परिणाम स्वरूप बैक्टीरिया कोशिका भित्ति नहीं बना सकते और वे सरलता से क्या हो जाते हैं? मर जाते हैं। मानव की कोशिकाएं कोशिका भित्ति नहीं बना सकती। हमारी कोशिका कोशिका भित्ति युक्त नहीं होती, इसलिए किसी भी एंटीबायोटिक का प्रभाव हमारे शरीर की कोशिकाओं के ऊपर नहीं पड़ेगा दोस्त। ठीक है, हमारे शरीर की कोशिकाओं के ऊपर नहीं पड़ेगा। एक अगला सवाल यदि कोई अच्छा सा बन जाए आपके लिए, सामान्य सर्दी जुकाम एंटीबायोटिक से ठीक नहीं होता लेकिन टाइफाइड जैसी बीमारी एंटीबायोटिक से ठीक हो जाती है। ऐसा क्यों? सीधा सिंपल सा रीजन, सर्दी जुकाम एक वायरल इन्फेक्शन है, विषाणु की वजह से होने वाली बीमारी है, लेकिन टाइफाइड जीवाणु की वजह से होने वाली बीमारी है। और एंटीबायोटिक जीवाणुओं से होने वाली बीमारियों के ऊपर असर करता है लेकिन विषाणु से होने वाली बीमारियों के ऊपर असर नहीं करता। यही इसका हमारे पास में क्या आता है? आंसर निकल करके आता है।
ठीक है, देखना ध्यान से सुनना। हमने क्या कहा, कोई भी एंटीबायोटिक वायरस संक्रमण पर प्रभावकारी नहीं होता। सर्दी जुकाम वायरस संक्रमित बीमारियां हैं, इसलिए एंटीबायोटिक लेने से इस रोग की तीव्रता या उसकी समय अवधि कम नहीं होती। लेकिन टाइफाइड जो जीवाणु है ये संक्रमण से होता है, जीवाणु संक्रमण से होता है। टाइफाइड बीमारी जीवाणु संक्रमण से होती है, इसलिए एंटीबायोटिक लेने पर यह ठीक हो सकता है। और एंटीबायोटिक इस रोग के जीवाणु को क्या कर सकता है बेटा, खत्म कर सकता है, खत्म कर देती है। ठीक है, इस रोग के जीवाणु को क्या कर देती है, खत्म कर देती है। क्लियर है, कहानी समझ में आ गई। अलग अलग जो बीमारी है, जो संक्रामक रोग हैं, वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास में फैलते कैसे हैं, बात तो ये आती है। ठीक है, हमने पढ़ रखा ना कि भाई जो कोरोना है वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाता है। ऐसा कैसे फैल जाता है, ऐसा कैसे फैल जाता है? हाँ, आखिर क्या इसके अंदर क्या लगे हैं, पंख लगे हैं जो फैल जाता ना? होता ये है, जब कोई व्यक्ति जिसको कोई बीमारी है किसी व्यक्ति को, अब जब व्यक्ति को बीमारी है बेटा, उसके अंदर क्या है, वायरस प्रेजेंट है। और यदि वो व्यक्ति को छींक आती है, खांसी आती है, तो जब वो छींकता है तो हम भी जब छींकते हैं तो बेटा कुछ पानी की हल्की हल्की सी बूंदे जैसी क्या हो जाती है, हवा के अंदर आती है। इन्हें हम बोलते हैं ड्रॉपलेट्स। इसे हमने बोला है बिंदु का या फिर ड्रॉपलेट्स, इसका हमने नाम रखा है। तो ये ड्रॉपलेट्स जब हवा के अंदर आई, इन्हें ड्रॉपलेट्स के हवा में आने की वजह से हमारे शरीर में या फिर किसी पेशेंट के शरीर के अंदर उपस्थित जो वायरस है वो भी कहाँ आ गए, हवा में। जीवाणु कहाँ आ गए, हवा में। अब हवा के अंदर वो क्या है, उपस्थित है। कोई व्यक्ति यहीं पास पड़ोस में बैठा हुआ है, तो हवा, जब वो व्यक्ति सांस ले रहा है तो हवा के द्वारा ये जीवाणु कहाँ चले गए, वायरस उसके शरीर के अंदर चले गए, और उसको क्या हो गई, बीमारी हो गई। उसको क्या हो गई, बीमारी हो गई। तो जो रोग हैं वो किसके द्वारा फैल सकते हैं, वायु के द्वारा फैल सकते हैं, या फिर बेटा रोग जो होते हैं, बीमारियां जो होती है वो जल के द्वारा भी फैल सकती है। जैसे हमारे पेट के अंदर बेटा एस्केरिस एक कीड़ा होता है, एस्केरिस हमारे पास में एक कृमि होता है, वो हमारे पेट के अंदर क्या करता है, इन्फेक्शन करता है इंटेस्टाइन में। ठीक है, इंटेस्टाइन में। अब कोई पेशेंट है, उसके इंटेस्टाइन में क्या है, एस्केरिस का इन्फेक्शन है, उसको एस्केरियसिस हो रहा है, एस्केरियसिस की बीमारी हो रही है उसको। पेट के अंदर ये कीड़े हैं एस्केरिस, ठीक है, बड़े से कीड़े होते हैं, और ये क्या करते हैं, वहां पर इंटेस्टाइन के अंदर अपने नए नए बच्चों को बनाते हैं, नए नए बच्चों को अंडे दे देते हैं। ये इंटेस्टाइन में अंडे वगैरह भी देने का काम करते हैं। तो हुआ ये कि कोई पेशेंट है और वो क्या कर रहा है बेटा, उसके अंदर क्या है, एस्केरियसिस बीमारी है, उसके शरीर के अंदर एस्केरिस वाला कृमि उपस्थित है। एस्केरिस जो कृमि है, उस व्यक्ति की पोटी के साथ में उसके अंडे बाहर आ सकते हैं, या फिर वो कृमि क्या हो सकता है, बाहर आ सकता है। अब ये जो पूरा की पूरा ये जो व्यक्ति है, बीमार जो पेशेंट है, वो क्या कर रहा है, नदी तालाबों के पास में क्या कर रहा है, पोटी कर रहा है। तो एस्केरिस जो है बेटा वो कहाँ चला गया, पानी के अंदर चला गया। जीवाणु जो है वो कहाँ चला गया, पानी के अंदर, उसके अंडे। और वही पानी अगर कोई व्यक्ति पी रहा है तो फिर वो जीवाणु कहाँ चला जाएगा, उसका छोटा सा जो अपना अंडा है, वो हेलमेंथिस का जो अंडा है कृमि का, वो कहाँ चला जाएगा, किसी दूसरे व्यक्ति के शरीर में चला जाएगा। तो जल के द्वारा क्या हो रही है, बीमारियां फैल रही है। किसके द्वारा, जल के द्वारा, वाटर के द्वारा बीमारियां क्या हो रही है, फैल रही है। या फिर दूसरी कंडीशन, भोजन के द्वारा भी क्या हो सकती है, बीमारियां फैल सकती हैं। मक्खियों के द्वारा बीमारी फैल सकती है। कोई व्यक्ति, अगर कोई बीमार व्यक्ति ऐसे बाहर खुले में क्या कर रहा है, पोटी कर रहा है, उसकी पोटी के ऊपर क्या होता है बेटा, मक्खियां वगैरह बैठती है, और मक्खियां वही हलवाई की दुकान पर क्या हो गई, जाकर के मिठाइयों के ऊपर बैठ गई। अब इन मक्खियों के पंख, मतलब जो पैर होते हैं, उसमें क्या लग जाते हैं, उस सूक्ष्म जीव के अंडे वगैरह लग जाते हैं, सूक्ष्म जीव लग जाता है। और जब ये दूसरे खाने की चीजों के ऊपर बैठती है तो वही सूक्ष्म जीव कहाँ चला गया, उस खाने की वस्तु के ऊपर चला गया। उस खाने की चीज को जब किसी व्यक्ति ने खाया तो वो सूक्ष्म जीव चला गया उस व्यक्ति के अंदर, और उस व्यक्ति को क्या कर देगा, बीमार कर देगा। ये सिचुएशन हमें क्या हो रही है, देखने को मिल रही है। तो संक्रामक रोग अलग अलग तरह से फैल सकते हैं। जैसे ये वायु के द्वारा क्या हो सकते हैं, फैल सकते हैं। रोगों के सूक्ष्म जीव हवा के द्वारा फैलते हैं। ऐसा तब होता है जब रोगी मनुष्य क्या होता है बेटा, छींकता है। और जब रोगी मनुष्य छींकता है, ठीक है, छींकता है या फिर खांसी उसको आती है, उस समय छोटे छोटे से बंदूक, मतलब छोटी छोटी सी पानी की बूंदे क्या होती है, बाहर आती है। और उसके समीप खड़ा कोई बैठा व्यक्ति जो है, वो उसके शरीर के अंदर ये क्या हो जाते हैं, बंदूक चले जाते हैं, प्रवेश कर जाते हैं। इससे सूक्ष्मजीव उस व्यक्ति के शरीर में क्या हो गए हैं, पहुंच गए, और क्या हो गया है, वायु के द्वारा संचरण हो गया। जिसे खांसी जुकाम जो होती है वो हवा से फैल सकती है,
निमोनिया की जो बीमारी है ये फैल सकती है, जो टीबी की बीमारी है ये भी बेटा फैल सकती है, क्षय रोग जो है वो भी फैल सकता है, वायु के द्वारा फैल सकता है। जल के द्वारा संचरण कैसे हो सकता है, तो जल द्वारा भी रोग फैल सकते हैं। जब संक्रमणीय रोग जैसे हैजा से ग्रसित रोगी के अवशिष्ट पेय जल में मिल जाते हैं, पीने के पानी में मिल जाता है जो उसके अवशिष्ट पदार्थ है, पोटी वगैरह, और यदि कोई स्वस्थ व्यक्ति जाने अनजाने इस जल को क्या कर लेता है, पी लेता है, तो जो रोगाणु है वो स्वस्थ व्यक्ति में प्रवेश कर जाता है, जिससे वह भी इस रोग से ग्रसित हो जाता है। ठीक है, तो जल के द्वारा भी क्या हो सकते हैं, फैल सकते हैं। हमने कहा जंतुओं के द्वारा भी रोगों का क्या हो सकता है, संचयन हो सकता है। मैंने कहा था ना मक्खी के द्वारा क्या हो गया है, रोगों का संचरण हो गया। मच्छरों के द्वारा भी क्या हो गया, बीमारी फैल गई। ठीक है, किसी मच्छर के काटने से क्या हो गई, बीमारी फैल गई। तो जंतु के द्वारा भी क्या होता है, सूक्ष्म जो जीवी होते हैं, रोग को, जो संक्रामक रोग होते हैं वो क्या होते हैं, फैलते हैं। लेकिन इन सबसे खतरनाक एक हमारे पास में आता है, कुछ ऐसे सूक्ष्मजीव होते हैं जो एक व्यक्ति जब किसी दूसरे व्यक्ति के साथ में क्या करता है, फिजिकल रिलेशन बनाता है, सेक्सुअल एक्टिविटी करता है, तो सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान भी ये क्या हो सकते हैं, फैल सकते हैं। सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान, लैंगिक संपर्क के दौरान ये क्या हो सकते हैं, फैल सकते हैं। ठीक है, सेक्सुअल एक्टिविटी या लैंगिक संपर्क के दौरान ये क्या हो रहे हैं, फैल रहे हैं सूक्ष्मजीव। जैसे एड्स की अगर हम बात करें तो एड्स का जो वायरस है, HIV वायरस, ये क्या होता है बेटा, एक व्यक्ति जब दूसरे व्यक्ति से या फिर मेल जो है वो फीमेल के साथ में क्या कर रहा है, क्वाइटस कर रहा है, सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है, तो इसका जो वायरस है वो कहाँ चला जाएगा, फीमेल के शरीर में। अगर मेल को एड्स है, एड्स की बीमारी है, उसके शरीर में HIV वायरस है, तो इसके शरीर का HIV वायरस कहाँ चला गया, फीमेल की बॉडी के अंदर, सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान। ठीक है, तो लैंगिक संपर्क के द्वारा भी क्या होती है, बीमारियां फैलती है। लेकिन जो बीमारी लैंगिक संपर्क से फैल रही है, जैसे एड्स वगैरह, तो एड्स का ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति एड्स वाला पेशेंट अगर किसी नॉर्मल पेशेंट के गले लगा, उसका झूठा पानी उसको पिला दिया तो वो वायरस फैल जाएगा। नहीं, ये पानी वानी के द्वारा नहीं फैल रहा है, ये सेक्सुअल एक्टिविटी के द्वारा ही फैल रहा है। हर बीमारी का फैलने का एक तरीका होता है। जैसे मलेरिया की बीमारी बेटा अगर फैल रही तो मच्छर से ही फैलेगी। ऐसा नहीं है कि मलेरिया हवा में उसका जो प्लाज्मोडियम है वो उड़ जाए और हवा में क्या करे, वो फैला दे ना। कोरोना की बीमारी हवा से फैल रही है तो हवा से ही फैलेगी, दूसरी चीजों से नहीं फैल रही। सेक्सुअल जो बीमारी होती है, लैंगिक संपर्क वाली जो बीमारी होती है, वो लैंगिक संपर्क से ही फैल रही है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई गले मिल रहा है, झूठा पानी पी रहा है, उसके पास में बैठा है, उसके साथ में कोई गेम खेल रहा है, खेलकूद अगर कर रहा है तो फैल जाएगी ना, ऐसा नहीं होता, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो लैंगिक संपर्क के द्वारा रोगों का जो संचरण है, लैंगिक क्रियाओं द्वारा दो लोग शारीरिक रूप से एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, जिसके कारण कुछ सूक्ष्मजीव रोग लैंगिक संपर्क के समय एक साथी से दूसरे साथी में क्या हो जाते हैं, फैल जाते हैं। लैंगिक संचारी रोग सामान्य संपर्क जैसे हाथ मिलाना, गले मिलना, खेल कूद, कुश्ती वगैरह हुआ, या फिर कोई दूसरी गतिविधि अगर हो गई तो उससे नहीं फैलते हैं। इसलिए हमें ऐसे व्यक्तियों को मतलब बुरी नजर से नहीं देखना चाहिए जिन्हें एड्स की बीमारियां होती है। क्लियर है ना। उदाहरण के तौर पर सिफिलिस और एड्स की जो बीमारियां होती है वो किससे फैलती है, सेक्सुअल एक्टिविटी से बेटा फैल जाती है। ठीक है, सेक्सुअल एक्टिविटी से फैल जाती है। क्लियर। जो एड्स की बीमारी है ये और भी बहुत सारे कारणों से फैल सकती है, सिर्फ ऐसा नहीं है कि सेक्सुअल एक्टिविटी से फैल रही, और भी बहुत सारे कारण निकल कर आते हैं। जैसे दो व्यक्तियों ने लैंगिक संपर्क किया तो भी क्या होगा, फैल जाएगा। कोई ऐसा पेशेंट है बेटा जिसके शरीर में क्या है, HIV वायरस प्रेजेंट है, और उस पेशेंट का ब्लड आपने किसी दूसरे नॉर्मल व्यक्ति के शरीर में क्या कर दिया, डाल दिया, तो भाई अगर ब्लड ही डाल दिया तो ब्लड में तो पहले से HIV वायरस था, और यदि उसका ब्लड निकाल के ही डाल दिया तो HIV वायरस तो क्या हो जाएगा, चला जाएगा, फैल जाएगा। ठीक है, तो इसके द्वारा भी क्या हो सकता है, एड्स हो सकता है। इसके द्वारा कोई मदर, प्रेग्नेंट मदर है, मदर को क्या है बेटा, एड्स की बीमारी है, उसके शरीर के अंदर HIV वायरस है, तो उसके गर्भ के अंदर जो बच्चा पल रहा है, उसके पेट के अंदर जो बच्चा पल रहा है, उसके शरीर में भी क्या जा सकता है, HIV वायरस जा सकता है। क्यों, बच्चा मदर के पेट के अंदर है और वो एक पतली सी प्लेसेंटा से, एक नली से क्या होता है, जुड़ा हुआ रहता है, और HIV वायरस प्लेसेंटा को क्या कर लेता है, क्रॉस कर लेता है। ठीक है, तो यदि कोई प्रेग्नेंट लेडी है तो उससे उसके बच्चे को एड्स की बीमारी हो सकती है, एड्स की बीमारी हो सकती है। अलग अलग रीजन हमारे पास में एड्स बीमारी के देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो एड्स किन किन कारणों से फैल सकता है, पहला तो दो व्यक्तियों के लैंगिक संपर्क के दौरान फैल सकता है, यदि हम ब्लड ले रहे हैं, दे रहे हैं, तो उसके द्वारा फैल सकता है। एड्स गर्भावस्था में रोगी माता से उसके शिशु को क्या हो सकता है, हमें देखने को मिल सकता है।
एड्स गर्भावस्था के बाद माता द्वारा शिशु को स्तनपान कराए जाने के दौरान भी फैल सकता है। ये हमें देखने को मिलता है अलग अलग इसके फैलने के कारण। दो शब्द आपके पास में आएंगे, एक तो आएगा रोगाणु और एक आएगा रोगवाहक या वेक्टर। रोगाणु मतलब जिसकी वजह से हमें बीमारी हो रही है, जिसकी वजह से हम रोगग्रस्त हो रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे शरीर के अंदर इन्फेक्शन हो रहा है, कोई बीमारी हो रही है, उस चीज को हम बोलते हैं रोगाणु। ठीक है। और जो रोगाणु को एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर के जाए, एक पेशेंट से, एक अस्वस्थ व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में जब कोई रोगाणु को लेकर के जाता है तो उसे हम बोल देते हैं वो क्या है, रोगवाहक। जैसे कोई मलेरिया का मरीज है, ठीक है, या फिर कोई मान लो भाई साहब हमारे पास में क्या हो गया है, कोरोना का पेशेंट है, कोरोना का पेशेंट है, उसके सामने एक नॉर्मल स्वस्थ व्यक्ति बैठा हुआ है। इस कोरोना के पेशेंट से इस नॉर्मल व्यक्ति के अंदर क्या हो गया है, वायरस पहुंच गया। किसके द्वारा गया, हवा के द्वारा। तो हवा हम बोलेंगे, हवा क्या है, एक रोगवाहक की तरह काम कर रही है, एक वेक्टर की तरह काम कर रही है। तो वेक्टर क्या होते हैं, ऐसे साधन जो कि रोगाणुओं को रोगी से लेकर के अन्य जो स्वस्थ व्यक्ति है वहां तक पहुंचाने का अगर कोई काम कर रहा है तो उसी को हम बोल देते हैं वो क्या होता है, रोगवाहक हमारे पास में होता है, उसी का हमारे पास में नाम होता है रोगवाहक। ठीक है। चलिए भाई, यहां पर कुछ अलग अलग हमारे पास में क्या दे रखे हैं बेटा, सूक्ष्म जीव के डायग्राम दे रखे हैं। ठीक है। जैसे आपको ये जो पिक्चर है इसके अंदर आपको देखने को मिल रहा है एक सूक्ष्म जीव है, नाम है उसका क्या, सार्स बैक्टीरिया। ठीक है, SARS, सार्स बैक्टीरिया आपको दिखाई दे रहा है, संक्रमित कोशिका से बाहर निकाला गया ये सार्स बैक्टीरिया आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, सार्स बैक्टीरिया आपको देखने को मिल रहा है। इसके अंदर इसका स्ट्रक्चर जो होता है एकदम छोटा छोटा सा ये देखने को मिल रहा है, गोल आकार का आपको क्या हो रही है, संरचना देखने को मिल रही है। एक और अगर हम बात करें, हमारे पास में आता है ये वाला, ठीक है, ये छोटा सा सूक्ष्मजीव, ये तो आपकी RBC है, हमारे शरीर की रेड ब्लड सेल है। लेकिन ये जो व्हाइट कलर का दिखाई दे रहा है ये क्या होता है, हमारा प्रोटोजोआ होता है, नाम होता है उसका क्या, ट्रिपेनोसोमा। तो ट्रिपेनोसोमा नाम का एक हमारे पास में क्या हो गया है, प्रोटोजोआ हो गया। ऐसा दिखाई दे रहा है ये पूरा स्ट्रक्चर इसका ट्रिपेनोसोमा का। और इसकी वजह से बेटा स्लीपिंग डिसऑर्डर होता है, निद्रालु व्याधि रोग हमें देखने को मिलता है ट्रिपेनोसोमा के कारण। ठीक है। संरचना कैसी है इसकी, तस्तरी नुमा है, लाल रक्त कोशिकाओं के पास में ही ये क्या है, पड़ा हुआ आपको देखने को मिल रहा है इस फोटो के अंदर, इमेज के अंदर। ठीक है, क्लियर है। प्रोटोजोआ ट्रिपेनोसोमा ये हमारे पास में है, क्लियर। दूसरा हमारे पास है ये छोटे छोटे से सूक्ष्मजीव, इन्हें हम बोलते हैं स्टेफिलोकोकाई, स्टेफाइलोकोकाई इसका हमारे पास में नाम है। ये क्या है, जीवाणु है, बैक्टीरिया हमारे पास में है। और ये वही बैक्टीरिया है जिनके द्वारा क्या होता है, मुहासे होते हैं, पिंपल्स होते हैं। ठीक है, इन्हीं की वजह से क्या होते हैं, पिंपल्स आपको देखने को मिलते हैं। बोलो, क्लियर क्लियर क्लियर, कहानी समझ में इतनी आ रही है। इनकी वजह से क्या हो गया है, मुहासे हो गए। दूसरी कंडीशन ये आपको एक दिखाने को मिल रहा है, ये है लेशमानिया। और ये लेशमानिया जो है इसके कारण डिजीज होती है, नाम होता है उसका क्या, कालाजार डिजीज हमें देखने को मिलती है लेशमानिया के कारण। ये अलग अलग इमेजेस हैं, इनके बारे में ध्यान रखना है कि इनके कारण कौन सी बीमारी हो रही है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे कहा था एस्केरिस के बारे में, और ये छोटी आंत के अंदर क्या करता है, इन्फेक्शन करता है। बहुत बड़ा सा इसका स्ट्रक्चर होता है, लंबा सा ये होता है, छोटी आंत में ये पाया जाता है, और इसके कारण क्या होता है, एस्केरियोसिस की बीमारी हमें देखने को मिलती है। ठीक है, एस्केरिस लुम्ब्रिक्वाइड इसका पूरा नाम होता है, एस्केरिस लुम्ब्रिक्वाइड इसका हमारे पास में क्या है, पूरा एक्चुअल नाम होता है, एस्केरिस लुम्ब्रिक्वाइड। ठीक है, एस्केरिस लुम्ब्रिक्वाइड इसका हमने नाम रखा। क्लियर बेटा, कहानी समझ में आ गई है आपको, बोलो क्लियर है, कोई डाउट है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, ऐसा कुछ है क्या, नहीं है। ठीक है, चलो आगे की तरफ हम चलें। अब बात यह है कि अलग अलग हमने डिजीज तो हमने देखी, ठीक है, अलग अलग हमने डिजीज तो देखी, लेकिन इन डिजीज का ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, ठीक है, बीमारियों का उपचार कैसे किया जाता है। जो अलग अलग बीमारी होती है, इन बीमारियों का उपचार कैसे किया जाता है। ठीक है, रोग निवारण की हमारे पास में क्या आ रही है, विधियां, या रोग के उपचार की हमारे पास में विधि हमारे पास में निकल करके आ रही। जो उपचार होता है बेटा वो दो तरह से किया जाता है, बीमारियों का जो उपचार होता है वो दो तरह से किया जाता है। पहला तो आपको ये ट्राई करना रहता है कि रोग के जो प्रभाव है, जो आपके ऊपर, आपके शरीर के ऊपर जो लक्षण दिखाई दे रहे हैं वो क्या हो जाए, कम हो जाए। पहला तो ये है, हम ऐसी दवाई दे रहे हैं, ऐसा ट्रीटमेंट कर रहे हैं जिसकी वजह से रोग का लक्षण क्या हो जाए, कम हो जाए। दूसरा, हम ऐसी दवाई दें जिसके कारण रोग जिसकी वजह से हुआ है, रोग का जो कारण है वही क्या हो जाए, खत्म हो जाए।
पहले तो हम कुछ ऐसा ट्रीटमेंट कर रहे हैं जिसकी वजह से क्या हो, रोग का जो प्रभाव है, असर जो है वो क्या हो जाए, कम हो जाए। और दूसरा हम क्या कर रहे हैं कि भैया रोग का जो कारण था, जो जीवाणु था, विषाणु था, वही क्या हो जाए, निपट सुलट जाए, वही क्या हो जाए, खत्म हो जाए। ठीक है, रोग का कारण ही क्या हो जाए, खत्म हो जाए। तो होता यह है कि सबसे पहली जो सिचुएशन है, रोग के प्रभाव को कम करने के जो उपाय हैं, इसके दौरान हम क्या करते हैं, हम ऐसा उपचार करते हैं जिससे हमारे जो शरीर के अंदर किसी रोग के जो सिम्टम्स हैं, लक्षण हैं, वो क्या हो जाए, कम हो जाए। जैसे इन्फ्लामेशन के कारण होते हैं, उदाहरण के तौर पर हम बुखार, दर्द या फिर जो दस्त है उसको कम करने के लिए क्या कर सकते हैं, दवाई दे सकते हैं। इससे क्या होगा, इससे हमारा शरीर जो होगा वो थोड़ा सा आरामदायक महसूस करेगा और हमारे शरीर के अंदर क्या आएगी, एनर्जी आएगी। जब शरीर में एनर्जी आएगी तो शरीर अब अंदर से भी क्या करेगा, बैक्टीरियाओं को खत्म करने के लिए ट्राई करेगा। ठीक है, लेकिन अगर इससे भी बात नहीं बन रही है तो अब हम कुछ ऐसी दवाइयां, कुछ ऐसा उपचार करेंगे जिसके कारण रोग के जो कारक हैं वही क्या हो जाए, समाप्त हो जाए। रोग के जो कारण है, रोग का जो कारक है वही क्या हो जाए, समाप्त हो जाए। तो रोग के कारण को समाप्त करने के लिए औषधियों का उपयोग करना, सूक्ष्मजीव विभिन्न वर्गों में आते हैं। ठीक है, अगर हमें रोग को समाप्त करना है, रोग के कारण को, तो हमें किसका उपयोग करना है, औषधियों का। सूक्ष्मजीव जो है वो बहुत सारे अलग अलग ग्रुप में आते हैं, वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ या कृमि हो सकते हैं। और जीवों के प्रत्येक वर्ग में कुछ आवश्यक क्या होते हैं, जैव रासायनिक प्रक्रियाएं होती है जो इस वर्ग के लिए क्या होती है, विशिष्ट होती है। जैसे हमने पढ़ा है कि बैक्टीरियाज के लिए क्या होता है, कोशिका भित्ति का निर्माण बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आप ऐसी दवाइयां खा लो जिसकी वजह से वो कोशिका भित्ति निर्माण की प्रक्रिया बंद हो जाए, वो जीवाणु क्या हो जाएगा, अपने आप मर जाएगा। ये प्रक्रिया हमारे पास में हो सकती है। ठीक है, क्लियर है। तो अन्य वर्गों में नहीं होती है, किसी किसी वर्ग में कुछ स्पेशल सी क्या होती है, रासायनिक अभिक्रिया होती है। जैसे जीवाणु में हमें कोशिका भित्ति निर्माण देखने को मिलता है, वायरस में हमें देखने को नहीं मिलता। तो हम क्या करते हैं, कुछ ऐसी दवाइयों का उपयोग करते हैं जिसकी वजह से रोग के कारक ही समाप्त हो जाएं। आमतौर पर हम किसका उपयोग करते हैं, प्रतिजैविक औषधि का उपयोग करते हैं रोग को खत्म करने के लिए। ठीक है, रोग को खत्म करने के लिए। ठीक है, अब आज के समय में बेटा एक कंडीशन ये है कि आप दो तरह की दवाइयां यूज करते हैं। एक तो होती है एंटीवायरल मेडिसिन और एक होती है हमारे पास में एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन। अगर आज के समय की अगर हम बात करें तो आपको एंटीवायरल जो औषधि है ना बनाना, ये एंटीबैक्टीरियल औषधि बनाने की अपेक्षा बहुत ज्यादा क्या लगेगा, हार्ड लगेगा, बहुत मुश्किल होता है साइंटिस्टों के लिए। एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन बहुत आसानी से बन जाती है, लेकिन एंटीवायरल मेडिसिन मुश्किल से क्या होती है, बनती है। इसके पीछे रीजन क्या है, एंटीवायरल औषधि का बनाना बेटा एंटीबैक्टीरियल औषधि के बनाने की अपेक्षा क्या होता है, कठिन होता है। इसका कारण यह है कि बैक्टीरिया में अपनी क्या होती है, जैव रासायनिक प्रणाली होती है। बैक्टीरिया खुद के ऊपर खुद की ताकत से क्या करता है, जिंदा रहता है। और वो खुद की ताकत से जिंदा रहता है तो हमें उसकी अच्छाई, हमें उसकी बुराइयां पता है कि हाँ इसकी ये वीकनेस है। जैसे हमने पता लगा लिया था ना कि कोशिका भित्ति का निर्माण करता है, वो उसकी वीकनेस थी, तो हमने उसकी वीकनेस को क्या कर लिया, पहचान लिया और उसकी वीकनेस के लिए हमने क्या कर लिया, दवाई बना ली। लेकिन वायरस अलग ही चीज होती है। वायरस खुद अपनी क्षमता पर जीवित नहीं रह सकता, वो जीवित जीवों के शरीर की कोशिका में जाएगा और कोशिका की ही अलग अलग मशीनरी का उपयोग करेगा। हमारे शरीर में जैसे कोई वायरस गया तो वो हमारे शरीर की ही अलग अलग चीजों का, हमारी कोशिकाओं की चीजों का क्या करेगा, उपयोग करेगा और हमारी कोशिकाओं को क्या करेगा, बीमार करेगा। उसके पास में खुद की कोई स्पेशल प्रक्रिया नहीं है। हमें उसकी कमियां बड़ी ही लेट पता चलती है, पता ही नहीं चलता, कमियां इतनी आसानी से पता ही नहीं चलती कि भैया इसकी कमी है क्या। बैक्टीरिया की तो पता चल जाती है, क्यों, क्योंकि बैक्टीरिया अपना खुद का जीवन रखता है, अस्तित्व रखता है, वो खुद अपना बिहेवियर रखता है। लेकिन वायरस का खुद का कोई बिहेवियर नहीं है, वो हमारी कोशिकाओं में ऐसे घुल मिल जाता है और हमारी कोशिकाओं की मशीनरी को क्या करता है, उपयोग करता है। तो हमें पता ही नहीं चलता कि इसकी कमियां क्या है। कमियां नहीं पता तो हमें दवाइयां बनाना क्या हो जाती है, मुश्किल हो जाती है। क्लियर है। तो होता यह है कि भाई जो हमारा बैक्टीरिया है उसमें अपनी क्या होती है, जैव रासायनिक प्रणाली होती है, जबकि वायरस में अपनी जैव रासायनिक प्रणाली बहुत ही कम होती है। वायरस हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं और अपनी जीवन प्रक्रिया के लिए हमारी मशीनरी का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद भी प्रभावशाली आज के समय में हमने कुछ एंटीवायरल औषधियां बना ली है, जिसे HIV संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए हमने आज के समय में औषधियां बना ली। तो मुश्किल तो है,
ठीक है, मुश्किल तो थोड़ा सा है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। आज के समय में हमने बहुत सारी दवाइयों को बना ली है। क्लियर है, कहानी समझ में आ गई है। अब भाई साहब आप क्या करते हो, रोग का उपचार करते हो, लेकिन बेटा रोग के उपचार से ज्यादा अच्छा है रोग का क्या कर देना, निवारण कर देना। ठीक है, उपचार से बेहतर क्या होता है, निवारण होता है। पहली चीज तो निवारण है क्या, सुनना जरा ध्यान से। रोग होने से पहले रोग का बचाव कर लेना, बचाव के उपाय कर लेना, इसी को हम बोलते हैं क्या, रोग निवारण बोलते हैं। जैसे हमें पता है कि भाई मच्छर के काटने से मलेरिया होता है, तो मच्छर काटे उससे पहले हमने मच्छर की अगरबत्ती जला करके क्या कर लिया, अपने आप को सुरक्षा दे दी। इसी को हम क्या बोल रहे हैं, निवारण। भाई बीमारी हो जाए उसके बाद में हम दवाई खाएं, हमारा उपचार करें, इससे अच्छा है कि हम बीमारी होने से पहले ही अपने आप को क्या कर लें, बचा लें। मच्छर हमको काटे, मलेरिया हमें हो, उसके बाद में हम क्या करेंगे, दवाई लेकर के ठीक होंगे। इससे अच्छा ये है कि हमें मच्छर ना काटे, इसलिए हमने पहले से ही क्या कर ली, सुविधा कर ली। हमने मच्छरदानी लगा ली, हमने मच्छरों को भाई साहब भगाने के लिए धुआं कर दिया, हमने मच्छरों को भगाने के लिए अगरबत्ती लगा ली, मॉस्किटो कॉइल लगा ली, ऑल आउट लगा लिया। ठीक है, तो ये क्या चीज है, ये हमारा रोग का निवारण है। रोग होने से पहले ही उसको दूर कर देने के जो उपाय हम कर रहे हैं, इसको हम बोलते हैं रोग का हमारे पास में निवारण है। और रोग निवारण रोग के उपचार से क्या होता है बेटा, बहुत ज्यादा बेहतर होता है। आप ही सोचो ना कि हम बीमार हो जाएं, उसके बाद में दवाई खा करके हम उसका उपचार करें, ये बेहतर है, या तो फिर हम बीमार होने से पहले ही हमने क्या कर लिया, उसके साधन, उसका उपाय कर लिया। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैंने कहा कि भाई आपको नहीं, किसी दूसरे व्यक्ति को, आपको क्यों बीमारी करें, किसी व्यक्ति को मलेरिया बीमारी हुई, वो बाद में उसका क्या करा रहा है, उपचार करा रहा है। ठीक है, अब उस व्यक्ति को पता है कि भाई मुझे मलेरिया बीमारी मच्छर के काटने से होती है, तो वो पहले से ही अगर मॉस्किटो कॉइल लगाएगा, मच्छरों से बच करके रहेगा, तो मच्छरों से बच करके रह रहा है वो ज्यादा सही है, या तो फिर उपचार करा रहा है वो सही है। ऑब्वियसली बात है, मच्छरों से बच करके रहे ये ज्यादा सही है। और ये क्या होता है, रोग का निवारण होता है। तो रोग का निवारण रोग के उपचार से क्या होता है बेटा, बेहतर होता है। क्यों, संक्रामक रोगों से छुटकारा पाने की 3 सीमाएं होती हैं। पहली यह है कि यदि कोई एक बीमार हो जाए तो उसके शारीरिक कार्यों को बहुत ज्यादा हानि हो जाती है और फिर वो पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हो पाते। दूसरी यह है कि उपचार में लंबा समय लग जाता है, या फिर सही उपचार नहीं होता तो बिस्तर पर लंबे समय तक उसको आराम करना पड़ सकता है। और तीसरी यह है कि संक्रमित रोगी अन्य व्यक्तियों के रोग को फैला सकता है, इसलिए उपरोक्त कठिनाइयां और बढ़ जाएगी। इससे हमारे शरीर में कठिनाइयां बढ़ जाएंगी, हमारे समाज में कठिनाइयां बढ़ जाएगी। इसलिए ये जरूरी है कि उपचार से अच्छा हम क्या कर लें, उसका निवारण कर लें, उस बीमारी के होने के कारण को ही हम क्या कर दें, समाप्त कर दें। ठीक है, ठीक है, क्लियर है, इतनी कहानी आपको समझ में आ चली है। तो ये हमने क्या किया है यहाँ पे, इसके बारे में डिस्कस किया। तो रोग निवारण के बारे में हमने डिस्कस किया, लेकिन सर रोगों का निवारण हम कैसे करें, तो 2 विधियां होती है, एक तो है नॉर्मल सामान्य विधि, और एक होती है हमारे पास में रोग विशिष्ट विधि, रोग के निवारण के लिए। सामान्य विधि में क्या करते हैं, तो रोग निवारण या संक्रमण से बचने की जो सामान्य विधि है, इसमें हम क्या करते हैं, जो रोगी व्यक्ति है उससे अपने आप को दूर रखते हैं कि भाई इसके पास में जाने से हमें बीमारी हो सकती है, तो हम इससे क्या करें, दूर रहें तो हम बचे हुए रहेंगे। तो ये पहली सामान्य विधि हो गई है। ठीक है, दूर रहें। उदाहरण के तौर पर जो वायु द्वारा फैलने वाले सूक्ष्मजीव हैं उससे बचाव के लिए हम क्या कर लें, खुले स्थानों पर रहें, बंद कमरों में ना रहें। बंद कमरों में रहेंगे तो बीमारी फैल जाएगी। और भीड़ भाड़ वाले जगहों पर हम ना जाएं। जल से फैलने वाली जो बीमारी होती है उसमें सूक्ष्मजीवों से बचने के लिए हम क्या करें, साफ सुथरा पानी पिए, साफ सुथरे पानी पिए। और रोग वाहक सूक्ष्मजीवों से बचने के लिए हम क्या करें, साफ पर्यावरण का उपयोग करें। ये जनरल सामान्य विधियां हैं अगर हमें बीमारियों से बचना है, रोग का निवारण करना है। और विशिष्ट विधि के अंदर हमारे पास में आता है बेटा क्या, प्रतिरक्षाकरण। ठीक है, विशिष्ट विधि के अंदर हमारे पास में आता है क्या, प्रतिरक्षाकरण। देखो आज के समय में हम क्या करते हैं, अलग अलग प्रकार की इंजेक्शन लगाते हैं। जैसे कोरोना बीमारी जब चली थी तो उस समय पे हम क्या करते थे, इंजेक्शन लगाया था, हमने वैक्सीन लगाया था। अब वैक्सीन में होता क्या है बेटा, कि वैक्सीन के अंदर ऑलरेडी एक छोटा सा क्या होता है, सूक्ष्मजीव होता है उस बीमारी का। और वो सूक्ष्मजीव जब हमारे शरीर में जाता है तो हमारे शरीर के अंदर इम्यूनिटी की पावर आ जाती है। इम्यूनिटी की क्या हो जाती है, पावर आ जाती है। ठीक है, इम्यूनिटी की हमारे शरीर में क्या हो जाती है, पावर आ जाती है। तो यदि हम टीकाकरण कर रहे हैं, हम वैक्सीन लगवा रहे हैं, वैक्सीनेशन अगर करवा रहे हैं, तो वैक्सीनेशन यदि किसी व्यक्ति ने करा लिया तो अब उसके शरीर के अंदर कोरोना बीमारी नहीं होगी। तो ये आपने क्या किया, एक स्पेशल मेथड का यूज किया।
ठीक है, ये सामान्य से थोड़ा अलग हट करके आपने एक स्पेशल मेथड का यूज किया, तो ये हमारे पास में रोग निवारण की क्या होती है, विशिष्ट विधि निकल करके आती है। रोग निवारण का अत्यधिक विशिष्ट एवं उचित उपाय हमारे पास में ये होता है। इसमें हम क्या करते हैं, प्रतिरक्षाकरण या टीकाकरण करते हैं। इस विधि में बहुत थोड़ी सी मात्रा में हम क्या करते हैं, हमारे शरीर के अंदर जो सूक्ष्मजीव है जिसकी वजह से बीमारी होती है उसको हमारे शरीर में क्या कर देते हैं, डाल देते हैं। वो सूक्ष्मजीव आधा मरा हुआ होता है, अधमरी कंडीशन में है। हमारे शरीर के अंदर जब वो जाता है तो हमारा शरीर क्या करता है, उस सूक्ष्मजीव से लड़ाई करने के लिए हमारे शरीर के अंदर सोल्जर्स को बनाता है। ठीक है, प्रतिरक्षियों को हमारा शरीर क्या करता है, खुद ब खुद बनाता है। अब वो जो सोल्जर्स है, एंटीबॉडीज हैं, वो हमारे शरीर में एक बार बन जाती है, तो जब असली का कोई सूक्ष्मजीव हमारे शरीर में आता है तो हमारा शरीर उस सूक्ष्मजीव से क्या है, लड़ने के लिए रेडी रहता है। उस सूक्ष्मजीव से अपने आप को बचाने के लिए क्या होता है, रेडी रहता है। तो वैक्सीनेशन का जो एक तरीका होता है वो हमारे पास में क्या होता है, एक स्पेशल सा तरीका, रोग विशिष्ट हमारे पास में तरीका होता है। ठीक है, ये वाली कंडीशन हमें क्या होती है, देखने को मिलती है। बोलो क्लियर बेटा, कहानी इतनी समझ में आपको आ चली है। तो यहां पर हमने क्या किया, ये बहुत इजी सा चैप्टर है और बहुत सरल सा चैप्टर ये हमारे पास में है। इसके अंदर हमने क्या किया है, अलग अलग चीजों को क्या किया है, डिस्कस किया। सारी चीजों को अच्छे से रिवाइज कर लेना बेटा, अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि अच्छा सा क्या है, अपना इजी सा चैप्टर है। ठीक है, बहुत सरल सा चैप्टर है, इसके अंदर हमने देखा। ओके, तो ये हमारे पास में हमारी जो 9 क्लास है इसका क्या है, ये सेकेंड लास्ट चैप्टर है। इसके बाद में एक और अपना चैप्टर बचता है प्राकृतिक संपदा वाला, उसे भी हम क्या करेंगे, अब नेक्स्ट वाले सेशन के अंदर उसको क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे, उसको हम पढ़ेंगे और खत्म करेंगे। ठीक है, चलिए, तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा, अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा, मेहनत कीजिएगा, लाइफ में आगे बढ़िएगा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।